तो मैम ये रिचुअल स्टार्ट करते हैं अपना प्रोटेक्शन का। मैं कहता हूँ कि लॉ क्या है? जवाब है लॉ एक है। सवाल है कि हम यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं? जवाब है क्योंकि हम सब उस रचयिता के एक के ज्ञान को लेना चाहते हैं। सवाल है कि हम रा को क्यों ढूंढ रहे हैं? जवाब है कि रा एक अनंत रचयिता का एक हम्बल मैसेंजर है इस लॉ ऑफ वन के ज्ञान को हमें देने के लिए। अब हम और रा दोनों मिलकर जितने भी लोग ये सेशन सुन रहे हैं और जितनी भी हमारी यूट्यूब फैमिली है और जितने भी लोग हमसे इस वक्त जुड़े हैं उनको इस एक के ज्ञान से उस अनंत रचयिता की प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और उनको और उनके परिवार को और जितने लोगों की वो वेल विशेस चाहते हैं उनको इस घेरे को बनाते हैं उनके आसपास, उनके घरों पर, उनके दिलों में और उनके आसपास की जितनी भी जगहें हैं उनमें कि कोई भी नेगेटिव एंटिटी या नेगेटिव थॉट फॉर्म इसको एंटर ना करें क्योंकि लॉ उस रचयिता की एक है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ वन। थैंक यू मैम। अब आप कम्युनिकेट करें। जी, सेशन 33 मैं सोच रही थी इसके 20 क्वेश्चंस हैं तो हम इसको 2 पार्ट में कर लेते हैं। वैसे तो मैम छोटा सेशन है, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। ओके, सो सेशन 33 हुआ मार्च 1, 1981 को। डॉन ने पहला सवाल पूछा कि आपने पिछले सेशन में बताया था कि वाइटल एनर्जी इज नेसेसरी फॉर नॉन डिप्लीशन ऑफ द कार्ला को क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए ताकि उसकी एनर्जी बनी रहे। तो क्या जिम को और मुझे उसकी वाइटल एनर्जीज और अपनी वाइटल एनर्जी साथ में उसका ध्यान रखना चाहिए? तो रा कहता है ईच एंटिटी इज रिस्पॉन्सिबल। डू यू वांट टू टेक दिस क्वेश्चन? हाँ जी मैम। आंसर मैं करूंगा, क्वेश्चन आप करना, ठीक है? ठीक है, आंसर बोलिए। तो यहाँ रा जवाब देते हैं, कहते पढ़ूं हैं क्या? ईच एंटिटी इज नहीं नहीं नहीं, ईच एंटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इटसेल्फ। द मैकेनिक्स ऑफ दिस प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन्वॉल्व firstly the use of physical bodily complex of third density which its accompanying physical material in order to voice these words. Thus, this instrument needs to watch its vital energies carefully, for we do not wish to deplete the instrument. तो रा कहता है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए है, वो अपनी जिंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कह रहा है ये जो प्रोसेस है, ये जो तरीका है, वो इस तरीके से काम करता है कि आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है, तीसरी घनत्वता की के जो मटेरियल जिसका इस्तेमाल करके ये शरीर जो आपका बना है, और स्पेशली इसमें इसका ध्यान रखना है कि आपका गला, उसका ध्यान होना चाहिए क्योंकि आप शब्द जो हैं इस गले से निकल रहे हैं। तो जिम को भी, डॉन को भी और कार्ला को भी, इन तीनों को इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। कहते क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि कार्ला का जो एनर्जी लेवल है वो नीचे आए, ठीक है? उसके बाद वो कहता है सेकेंडली द फंक्शन ऑफ द सपोर्टिंग ग्रुप मे बी सीन टू बी फर्स्टली दैट ऑफ प्रोटेक्शन फॉर दिस कॉन्टैक्ट, secondly that of energizing the instrument and intensifying its vital energy। कहता दूसरा हम ये बताना चाहते हैं, ये जो तुम तीनों का जो ग्रुप बना है, जो समूह बना है तुम तीनों का, कह रहे इसका काम एक दूसरे की प्रोटेक्शन करने का है, या ये कह लो कि ये जो कॉन्टैक्ट तुमने हम लोगों से बनाया है, इस कॉन्टैक्ट की प्रोटेक्शन करने का है, इसका ध्यान रखने का है। कह रहे क्योंकि इससे ये है कि जो एनर्जीज है, जो ऊर्जाएं हैं इस कार्ला के अंदर है, ये तुम जब तीनों एक दूसरे का प्रेम प्यार से ध्यान रख रहे होते हैं ना, तो उसकी ऊर्जाएं बढ़ जाती है। तो इसका तुम लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। कहता है दिस सपोर्टिंग ग्रुप हैज ऑलवेज ड्यू टू एन अंडरलाइंग हार्मनी बीन ऑफ अ वेरी स्टेबल नेचर एज रिगार्ड्स प्रोटेक्शन इन लव लाइट, thus ensuring the continuation of the narrow band contact. However, the vital energies of either of the supporting members being depleted, the instrument must then use a larger portion of its vital energy, thus depleting itself more than would be profitable on a long term basis। तो वो कह रहा है कि ये जो तुम्हारा ग्रुप है ना, ये जिस तरीके से बनाया है तुम तीनों का ग्रुप, क्योंकि मैम तीनों वांडरर्स ही थे ये,
कह रहे तुम तीनों के बीच में जो प्रेम प्यार है ना, उसकी वजह से इस रचयिता के प्रेम की जो मतलब प्रेम की और जो रोशनी की जो प्रोटेक्शन है ना, वो बनी हुई है। इसी की वजह से ये तुम्हारा और हमारा नैरो बैंड का जो कांटेक्ट बना हुआ है ना, कह रहा है इसी की वजह से बना हुआ है, इसी प्रेम प्यार की वजह से बना हुआ है। कह रहा है कि हालांकि हम तुम्हें ये बता दें कि जो लोग जैसे डॉन और जिम हैं, इन लोगों की भी अगर एनर्जी नीचे जाती है तो इससे कार्ला के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है कि अगर वो तुम लोगों को डिप्रेसिंग या परेशान देखेगी तो उसकी एनर्जी नीचे चली जाएगी, और जब वो ये सेशन कर रही होगी तो उसको और ज्यादा एफर्ट और ज्यादा अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो इस चीज का तुम लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, अपने ऊपर भी काम करना। कहता है कि प्लीज अंडरस्टैंड दैट वी आस्क योर अपॉलजी फॉर दिस इन्फ्रिंजमेंट अपॉन योर फ्री विल। हाउएवर, it is our distortion understanding that you would prefer this information rather than being left totally to your own dedication. Distortions deplete the instrument or deplete the group of, to the point where the contact cannot be sustained. कह रहा है कि हम तुमसे माफी मांगते हैं कि अभी हमने तुम लोगों की अभी अभी आजादी का उल्लंघन किया है, तुमको ये बता के कि तुमको क्या करना है। कह रहा है कि ये हमारी समझदारी है जो हमने अभी सीखी है कि हम ये जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे रहे हैं ना, कि वो हम सारी की सारी तुम पर ही छोड़ते हैं कि तुम इसको कैसे लोगे। कह रहे कि अब इसमें ये हो सकता है कि मतलब कार्ला भी उसकी एनर्जी नीचे चली जाए या तुम्हारी भी एनर्जी नीचे चली जाए, तो उसका ध्यान रखना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हम इसके लिए माफी मांग रहे हैं कि हम तुम्हें ये बता रहे हैं कि तुम क्या कर सकते हो या क्या करना चाहिए, तो इसका ध्यान अब आप लोग खुद ही रखना। ऐसे करके फिर वो इसको आंसर को क्लोज करता है। तो डॉन कहता है कि आप हमें और बताएंगे कि हमें बेस्ट पॉसिबल क्या कंडीशन मेंटेन करनी चाहिए कांटेक्ट मेंटेन करने के लिए। हाँ, तो इसमें रा कहता है वी हैव गिवन इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग द प्रॉपर नर्चरिंग ऑफ दिस चैनल, वी देयरफॉर रिपीट आवरसेल्व्स ओनली इन टू वेज इन जनरल। कहता है कि देखो ये चीज तो हम तुमको पहले भी बता चुके हैं, इसीलिए हम दोबारा दोहराते हैं उस बात को कि इसके दो तरीके हैं। फर्स्टली वी सजेस्ट दैट रादर देन बीइंग शैल वी से ब्रेव एंड इग्नोरिंग अ फिजिकल। मैम किसी का वो ऑन है, कोई कपड़े धो रहा है शायद। हाँ, पर माइक तो यहाँ किसी का और दिख नहीं रहा। ठीक है, वो कर दिया होगा मैम हो उन्होंने। सकता है। हम्म। हाँ। तो कहता है देखो पहले तो हम तुम्हें ये बता रहे हैं कि कहता है कि फर्स्टली वी सजेस्ट दैट रादर देन बीइंग शैल वी से ब्रेव एंड इग्नोरिंग अ फिजिकल complex weakness distortion, it is good to share this distortion with the group and thus perhaps shall we say remove one opportunity for contact which is wearing to the instrument in order that another opportunity might come about in which the instrument is properly supported. कह रहे पहले तो हम तुम्हें ये बता दें कि ये जो मैम ब्रेव को हिंदी में क्या बोलेंगे? हिम्मत। कह रहे ये जो हिम्मत, हिम्मत हाँ। और ये जो, हाँ ये जो हिम्मत और इग्नोर करके जो चीजें होती है ना, क्योंकि हिम्मत वाला जो है ना काफी चीजें इग्नोर भी करता चला जाता है क्योंकि उसे आगे बढ़ने की निरंतर वो कोशिश रहती है उसकी। नहीं, वो ये कह रहा है कि ब्रेव हम्म। और जैसे फिजिकल कमजोरी हो तो उसको आप जो इग्नोर करके बहादुर बनने की कोशिश करते हो, उसकी बात कर रहा है। हाँ मैम आप बताना जरा। तो वो ये कह रहा है कि बहादुर बनके आपको अगर फिजिकली कोई कमजोरी होती है और आप उसको इग्नोर करते हो, तो ये एक दूसरे को आपको बताना जरूरी है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। शैल वी से रिमूव वन अपॉर्चुनिटी फॉर कांटेक्ट व्हिच इज वेयरिंग टू द इंस्ट्रूमेंट। तो इससे ये हो सकता है कि कांटेक्ट करने में दिक्कत हो और वो कार्ला जो है वो थकावट महसूस करे। तो इंस्ट्रूमेंट इन ऑर्डर दैट अनदर पंचमेंट कम इन विद द इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर्ली सपोर्टेड। तो अगर वो थकावट महसूस करे तो अगले सेशन में भी उसे दिक्कत आएगी कांटेक्ट करने में। तो बेहतर है कि आप लोग एक दूसरे से खुल के बताओ कि आपको थकावट महसूस हो रही है ताकि आप एक दूसरे को सपोर्ट कर सको। मुझे तो ये समझ में आया। हाँ मैम यही कह रहे हो यहाँ पे। ये तो थी और पहली बात। हाँ। दूसरी बात में वो कहता है द वर्क बिगन इन हार्मनी में कंटिन्यू, हार्मनी थैंक्स गिविंग एंड प्रेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड ऑफ द क्रिएटर, these are your protection, these are our suggestions, we cannot be specific for your free will is of the essence in this contact.
As we said, we only speak to this subject because of our grasp of your orientation towards long-term maintenance of this contact. This is acceptable to us. कह रहे हैं कि दूसरी बात हम तुम्हें ये बता दें, ये जो कॉन्टैक्ट हमारा बना हुआ है ना, और ये जो तुम लोगों के बीच में प्यार प्रेम है, ये शायद चलता रहेगा। कह रहा है ये जो प्यार प्रेम तुम लोगों के बीच में है, एक दूसरे को धन्यवाद जो तुम देते हो और उस एक रचयिता का धन्यवाद करते हो कि तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि जिसकी वजह से ये कॉन्टैक्ट बना है, ये ही तुम्हारी प्रोटेक्शन है। कहता है कि ये हमारे सजेशंस हैं तुम लोगों के लिए। हालाँकि हम तुम्हें बता दें कि ये तुम्हारी जो आज़ादी का इस्तेमाल करके तुमने ये कॉन्टैक्ट किया है ना, ये ही उसका एसेंस है कि तुम्हारी इच्छा थी इसको जानने के लिए, इसीलिए कॉन्टैक्ट हो पाया है। और मैम ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपकी इच्छा नहीं होगी ना, तो कन्फेडरेशन कभी भी आपको कॉन्टैक्ट नहीं करेगी। इस चीज़ को याद रखना। कन्फेडरेशन आज़ादी का ये जो लॉ है ना, इसको बहुत सीरियसली लेके चलती है। कहता है कि हम लोग तुम्हें ये बता दें कि ये जो तुम्हारी ओरिएंटेशन है ना, ये मतलब जिस तरीके का तुम्हारा झुकाव है ना, ये ही काम आएगा। देखना इसको लंबा ये चलेगा जो हमारा कॉन्टैक्ट तुम्हारे साथ, और ये हमें एक्सेप्टेबल है कि तुम अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करके हमारे साथ कॉन्टैक्ट बना के बैठे हुए हो। इससे नेक्स्ट मुझे क्वेश्चन मैम। इससे मुझे एक चीज समझ में आई कि अगर जिम, डॉन और कार्ला, अगर ये तीनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना और उनकी एनर्जी को हाई बना के रखना, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, इतना जरूरी है रा के कांटेक्ट के लिए, तो हम लोगों ने जो ग्रुप बनाया है, जिसमें हम लोग सब मतलब अब तो एक तरह से फैमिली की तरह और एक दूसरे से हर तरह की बात डिस्कस, हर तरह तो नहीं की, लेकिन लॉ ऑफ वन से रिलेटेड या अपने डाउट से रिलेटेड हम लोग एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन। तो इसका मतलब हमारे लिए भी ये जरूरी है, हमारे ग्रुप के लिए, कि कोई भी डिप्रेस्ड ना हो, डिस्टर्ब ना हो, और अगर कोई दिक्कत आए किसी की जिंदगी में किसी भी तरह की, तो हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करें। क्या ये सही है? बिल्कुल मैम, गिनी मैम, बिल्कुल मैम। रिकॉर्डिंग इज ऑन। और हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ मैम, ये इम्पोर्टेंट है। और एक दूसरे को बता के चलना कि यार मुझे ये दिक्कत आ रही है, मुझे ये दिक्कत आ रही है, ये भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर उनको इमोशनल, मेंटल कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत आए, तो कम से कम उसे शेयर करें। एक तो शेयर करने से बहुत बोझ हल्का हो जाता है, और दूसरा हो सकता है कि कोई, अभी इतना बड़ा ग्रुप है, ऑलमोस्ट आई थिंक 170-180 लोग हो गए हैं, और दिन ब दिन रोज किसी ना किसी को मैं ऐड करते भी जा रही हूँ। तो हो सकता है कि कोई किसी तरह से किसी की हेल्प कर सके, तो कम से कम ग्रुप की एनर्जी बनी रहेगी, राइट? करेक्ट मैम, करेक्ट। और दूसरा, मुझे ये लग रहा है कि अगर कोई इस ग्रुप में जुड़ा है, तो ईश्वर ने चाहा कि तुम्हें सबका सपोर्ट मिले। तो अगर तुम रेगुलर रहो, रेगुलर सुनते रहो और शेयर करते रहो, तो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि अगर तुम ये ग्रुप छोड़ देते हो, या क्योंकि कुछ लोगों ने छोड़ा भी है और कुछ लोग रेगुलर नहीं रहते, नुकसान तो उनका ही है। दिस इज व्हाट आई फील, राइट? हाँ मैम। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, के इंस्ट्रूमेंट के पास एक डिवाइस है, एक चीज है कलर थेरेपी के लिए, और हम लोग पिछले सेशन के बाद कॉन्सेप्ट ऑफ, हम लोग इस बारे में डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि पिछले कुछ सेशंस में हमने कलर्स के बारे में बात की। तो क्या ये कलर थेरेपी जो अलग अलग रंग के, मैंने एक पिक्चर देखा था कलर थेरेपी में, मैं दिखाती हूँ आपको। एक मशीन आती है जिससे आप कलर थेरेपी दे सकते हो इंसान को, उनके वो पर्टिकुलर चक्रास एक्टिवेट करने के लिए। तो क्या ये करना सही है, और क्या इसका फायदा होगा? आप मुझे इस बारे में कुछ बताएं। अच्छा मैम, इससे पहले कि हम इसका आंसर देना, हम आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, जो मैम आपने भी जो मेडिटेशंस बनाई हैं लॉ ऑफ वन की, उसके अंदर एक कलर थेरेपी वाला भी एक मेडिटेशन है, याद है आपको? हाँ है। तो मैम वो जितनी भी हमें इनके अंदर जितनी भी मेडिटेशंस है ना,
वो सारी की सारी इससे रिलेटेड है, लॉ ऑफ वन से। और हमें जब ये पता चला था ना कि हाँ, ये सारी लॉ ऑफ वन से रिलेटेड है, तब तो हम और तेज़ी से झपटे थे उसके ऊपर कि हमने कहा कि ये ही है वो टेक्नीक जिससे हो सकती है चीज़ें। एग्जैक्टली अदरवाइज़ हम लोग इधर-उधर भागते रहते। एग्जैक्टली इसीलिए जब लोग मुझसे कहते हैं कि मैं ये योग करती हूँ, वो योग करती हूँ, ये मेडिटेशन करती हूँ, तो मैं उनसे कहती हूँ कि कम से कम पहली 6 जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप पहले वो करो क्योंकि उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, पर अब लोगों को नहीं समझ में आ रही। एक यहाँ पे मशीन दिखाई थी, 1 मिनट ये रही। ये मशीन है जिससे कलर थेरेपी अलग-अलग दी जाती है। तो ये मैंने देखी और दूसरा मैंने ये भी समझा है कि सबसे बेस्ट कलर थेरेपी जो होती है ना, वो होती है धूप में बैठना। क्योंकि धूप जो आती है सुनहरी और सफ़ेद, उसके अंदर सारे रंग होते हैं। तो और आपको हुँ, जब आपको जब गो आप अहेड। जब आप धूप में बैठते हो मतलब आजकल की तो ज़िंदगी ऐसी है कि आप सारे कपड़े उतार के धूप में नहीं बैठ सकते। लेकिन अगर आप नोट करो कि वेस्टर्न लोग जो हैं, उन लोगों के लिए न्यूड बीचेज़ होते हैं जहाँ पे वो सारे कपड़े उतार के धूप सेकते हैं। उसका बहुत फ़ायदा है और वो धूप सामने से भी लेनी चाहिए और पीछे से भी लेनी चाहिए, क्योंकि आपके चक्र सामने भी हैं और पीछे भी हैं। तो सिर्फ़ एक तरफ से उसको एनर्जाइज़ नहीं करना है, दोनों तरफ से करना है। और कलर थेरेपी के और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मैंने कल समझाया था। तो एनीवे लेट्स गो अहेड। तो सवाल मैंने पूछ लिया, जवाब शायद आपको देना है। हाँ, तो वो कहता है कि हमें ये कलर थेरेपी यानी रंगों से जो थेरेपी होती है, इसके बारे में जानना चाहते हैं हम कि क्या ये बेनिफिशियल है? मतलब इसका कुछ काम है? इसका कुछ बता सकते हो आप हमें? नहीं, वो जो तो डिवाइस राय कार्ला यूज़ कर रही है, उसका कोई फ़ायदा है हाँ, कि नहीं? इसका कोई फ़ायदा है या नहीं? तो रा कहता है कि दिस थेरेपी एज़ यू कॉल इट इज़ समव्हाट क्लमज़ी एंड वेरिएबली यूज़फुल टूल फॉर इंस्टिगेटिंग इन एन एंटिटीज़ माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ एनर्जीज़ और वाइब्रेशन व्हिच मे बी ऑफ एड टू द एंटिटी। The variableness of this device is due firstly to the lack of true colors used. Secondly, to the extreme variation in sensitivity to vibrating among your peoples. मैम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे ये जो मशीन से जो तुम थेरेपी की जो तुम बात कर रहे हो ना, कह रहे थोड़ी ना मतलब उतनी कारगर नहीं हो सकती। वो इसीलिए है कि ये क्या करती क्या है, ये ना जितनी तुम्हारे शरीर के अंदर अलग-अलग रंग है ना, उनकी वाइब्रेशन, उनकी कंपन और उनकी जो ऊर्जाएँ हैं उनको बढ़ाती है। मतलब किसको कितना बढ़ाना है वो चीज़ नहीं है इसके अंदर, ये बढ़ाती है बस। कह रहे कि हालाँकि ये कर सकती है, तुम्हारे लिए इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन हम तुम्हें बता दें इसके अंदर बड़ी ना अजीब-अजीब वेरिएशंस हैं, मतलब ये अलग-अलग तरीके से है ये। कह रहा पहला तो हम तुम्हें ये बता दें कि इसके अंदर असली रंगों का इस्तेमाल नहीं हुआ है, जो मैम सूरज से निकलते हैं जो भी आपने बोला। कह रहे हुँ। कि असली रंगों का इस्तेमाल नहीं है। अगर हालाँकि किसी को इस तरीके की थेरेपी करनी है और वो कोई एक बड़ा-सा प्रिज़्म रख ले और उसमें से सूरज की रोशनी को निकाले और उसमें से जो रंग निकले उनके सामने बैठ जाए अपने अकॉर्डिंगली, अपने आप को बैलेंस करना है तो शायद उसका हो जाए। हम भी नहीं कह सकते ये चीज़, बट इट इज़ जस्ट एन आइडिया। तो वो कह रहा है पहली बात तो इसमें असली रंग है नहीं, तो इसका कुछ कह नहीं सकते कि ये उतना काम कारगर होगा या नहीं होगा। कह रहे दूसरा कि हर किसी का जो रंग है ना, वो अलग-अलग कंपनताओं पे काँप रहे हैं वो लोग सारे के सारे। और जित सबकी क्या कहते हैं जो वेरिएशन है वो अलग-अलग है और हर आदमी रंगों को लेके अलग-अलग तरीके से सेंसिटिव होता है, हर व्यक्ति। कह रहे इसीलिए हम तुम्हें कह रहे हैं कि ये जो मशीन है ना, ये मशीन एक एक ही तरीके से काम करेगी, जबकि हर व्यक्ति के अंदर ये जो कंपनताएँ हैं, ये जो रंग हैं, ये अलग-अलग तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट सवाल मैम। अ, हाँ, मैं बोलती हूँ। अभी आप जब कह रहे थे ना कि अनलेस किसी के पास बहुत बड़ा प्रिज़्म हो, अगर आपको ध्यान होगा तो लोग बहुत मज़ाक उड़ाते हैं इस बात का कि हिंदू तो सूरज को जल चढ़ाते हैं। लेकिन उसका सही तरीका ये है कि लोटा आप 1 मिनट मैं कैमरा ऑन करती हूँ। लोटा आप ऐसे ऊपर पकड़ते हैं, जब सूरज चढ़ रहा होता है और ऐसे सूरज को जल देते हैं और जो सूरज का जल आ रहा है ना, ऐसे पकड़ के जब ऐसे आ रहा है जल, उस जल में से सूरज की रोशनी की तरफ देखा जाता है। तो वो जो पानी है, वो प्रिज़्म की तरह काम करता है
और आपको वो सारी रेस पानी में से सन की वो 7 कलर्स जो हैं वो मिलते हैं। ओके, देन वाह द मैम, क्या एक्सप्लेनेशन दी है, ये चीज तो हमारे दिमाग में भी नहीं आई थी। वेरी गुड। थैंक यू। So I would think that you could achieve a true color by passing a light through a crystal of the particular color. Is this correct? तो वही चीज जो आपने अभी बोली, डॉन पूछता है कि इसका मतलब अगर हम एक क्रिस्टल जो एक रंग का कलर है, जैसे सपोजिंग किसी के शरीर में किसी रंग की कमी है या वो चक्रा ब्लॉक्ड है, तो वो क्रिस्टल अगर हम यूज करें और उससे लाइट आए तो उसका फायदा हो सकता है क्या? वो सही कलर होगा, उसकी वाइब्रेशन सही होगी, एनर्जी सही होगी? क्या मैं सही सोच रहा हूँ? तो रा कहता है, पा कहते हैं। तो कहता है रा कि दिस वुड बी वन वे ऑफ अप्रोचिंग एक्यूरेसी इन कलर. It is a matter of what you would call quality control, and the celluloid used is of a varying color. This is not a great or even visible variation. However, it does make some difference given specific application. रा कह रहा है कि हाँ, ये एक तरीका तो है कि आप बिल्कुल एक्यूरेट कर जाओ, मतलब काफी हद तक उस चीज को कर पाओ कि उन रंगों का जो असली जो रंग है उनके अंदर से जो निकल के आ रहा है ना, वो काम का है, वो हो सकता है काफी हद तक। कह रहे हैं कि इसमें जो फ़र्क पड़ता है ना, ये जो मतलब जिस जिस चीज़ का जो फ़र्क पड़ता है, वो ये पड़ता है कि आपने उस रंग की क्वालिटी, मतलब उसकी क्वालिटी को कैसे कंट्रोल करके रखा हुआ है, और कौन-सा मटीरियल या कौन-सा प्रिज़्म टाइम का, जैसे आप बोल रहे थे ना मैम, अभी पानी आप गिरा रहे हो, हम्म। तो वो नेचुरल है। पानी जो हो गया नेचुरल है। अगर आप प्रिज़्म बनाओगे, अब आप किस तरीके का काँच यूज़ कर रहे हो, क्या यूज़ कर रहे हो, तो उससे फ़र्क पड़ सकता है, वो ये कह रहा है। इससे जो रंग निकल के छटके आएँगे ना, वो असली प्रॉपर वैसे है या नहीं है, वो नहीं कह सकते। लेकिन मैम अगर कोई नोटिस करे ना, जब बारिश के बाद रेनबो निकलता है ना, तो उसके हम्म। रंग जब आप देखोगे ना, तो वो इतने प्यारे रंग होते हैं ना, उसमें पता चलता है कि असलियत में रंग क्या-क्या है। कहते तो वो इसीलिए इसके लिए सेलुलॉइड। हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू। बोलो, बोलो। तो तो नहीं, वो आप कहता है कि जवाब पूरा करिए। हाँ, तो इसमें वो कहता है कि ये फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से कि आपने उन रंगों का क्वालिटी कैसे कंट्रोल कर रखा है, और आप क्या माध्यम यूज़ कर रहे हो उसके लिए। कहता है कि हालाँकि हम तुम्हें बता दें कि ये इतना विज़िबल नहीं है, इतना मतलब कोई बहुत बड़ा मतलब इफ़ेक्ट नहीं लाएगा, लेकिन हम तुम्हें ये बता दें कि हाँ, किसी-किसी जगह पर ये काम आ सकता है। किसी-किसी तरीके की एप्लीकेशन में काम आ सकता है तुम लोगों के लिए। ये हाँ, बिल्कुल डिफ़रेंस लाएगा अगर तुम इसका इस्तेमाल करना सीख जाओ तो। अब मैं बताती हूँ, मैंने अपना कैमरा जानबूझ के इसीलिए ऑन किया है कि जब वो कहता है क्रिस्टल और रा कह रहा है कि एक्यूरेसी ऑफ कलर एंड क्वालिटी कंट्रोल, मैं हमेशा सोचा करती थी कि क्या एक जरा सा पत्थर पहनने को बोल दिया पंडित ने, ये वाला पहन लो, वो वाला पहन लो, रिंग पहनते हैं ना, या क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स पहनते हैं, वो इलास्टिक वाले ब्रेसलेट्स भी आते हैं, वहां पड़ा है। तो जब हम क्रिस्टल्स पहनते हैं, वो चाहे हम गले में पहने, हाथ में पहने, क्योंकि हमारी उंगलियों की सारी नसें जो हैं, हमारी पूरी बॉडी की नसें इवेंचुअली हमारी उंगली में आते हैं। तो इसकी नस अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। इसीलिए अलग-अलग उंगली में अलग-अलग पत्थर पहनने को बोले जाते हैं। वो भी क्रिस्टल्स होते हैं जो प्रेशियस स्टोन्स पहनते हैं, जैसे इसमें डायमंड पहना, इसमें एमराल्ड पहना, इसमें नीलम और रूबी इसमें पहना जाता है, इसमें पुखराज पहना जाता है। तो ये जब हम उंगलियों में, और ध्यान रखिए, अंगूठे में कभी नहीं बोलते हैं वो लोग कोई पत्थर पहनने के लिए। अंगूठे में सिर्फ सिल्वर की बैंड पहनने के लिए बोलते हैं, दिमाग को ठंडा रखने के लिए। सारे पत्थर इन 4 उंगलियों में ही पहने जाते हैं, आगे पीछे। ओके, तो यहां से जब आप रिंग पहनते हो या ब्रेसलेट पहनते हो, जैसे सेमी प्रेशियस स्टोन्स भी आते हैं, लेकिन जब आप क्रिस्टल्स पहनते हो वो थोड़े सस्ते होते हैं। तो जैसे लैपिस लैजुली का पहना या ग्रीन जेड का ब्रेसलेट पहना, तो इस क्रिस्टल में, फॉर एग्जांपल मैंने ये पहना है, इस क्रिस्टल में जब धूप लगती है, धूप की वजह से यहां से पीछे से जो कलर्स निकलते हैं वो मेरे शरीर मेरा एब्जॉर्ब करता है। तो जब आप ब्रेसलेट्स पहनते हो, एक मिनट मैं दिखाई देती हूँ कौन सा ब्रेसलेट, रुको। हाँ मैम, दिखा दो आप।
ओके, ये है ब्रेसलेट्स, ठीक है। जब आप इसको पहनते हो तो जब इसमें से धूप निकलती है तो आपके वो पर्टिकुलर नर्व एंडिंग्स जो हैं उनको वो एनर्जाइज करती है, एब्जॉर्ब करते हैं वो कलर्स, तब आपको मिलते हैं ओरिजिनल कलर्स। That's all I wanted to say. Okay. Next question is possibly the use of a prism breaking white light into its spectrum and then screening off all parts of the spectrum except that which you wish to pass through a slit and use would be even better. Would this be true? तो डॉन पूछता है कि जैसे प्रिज्म, मतलब वो एक मिनट प्रिज्म दिखाती हूँ, वैसे लोगों को पता होगा, लेकिन प्रिज्म में से जब वाइट लाइट निकलती है, लेट मी क्लोज दिस, ये है प्रिज्म। तो यहाँ से जब वाइट रोशनी निकलती है तो वो ग्लास का हो, क्रिस्टल का हो, उससे निकल के ये जो 7 रंग आते हैं उसकी बात कर रहा है कि वो जो सारे कलर्स निकलते हैं, except that which you wish to pass through a slit and would use would be even better. Would this be true? मतलब except that which you wish to pass through a slit, ये नहीं समझी मैं। मैम ये स्लिट, बहुत इंपॉर्टेंट है, रुको मेरे को समझाने दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल। अब जरा वो खोलना, आप जरा क्या कहते हैं, जो अभी आपने प्रिज्म का वो खोला था ना, ये इंपॉर्टेंट हाँ, है ताकि अगर इन केस कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो कर ले। लेकिन इसके लिए इतना बड़ा प्रिज्म कहाँ से लाएगा, लेकिन फिर भी वो नहीं छोटे मिलते प्रिज्म हैं, से भी हो छोटे सकता छोटे 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 क्रिस्टल्स भी आप यूज कर सकते हो, मैं दिखाती हूँ क्रिस्टल। है। हाँ, यू अब कंटिन्यू। मैम ये इमेज रहने देना। अब मैं पता है आप लोगों को जो चीज़ बता रहा हूँ ना, इसको बड़ा गौर से देखना, आप समझने की कोशिश करना। देखो मान लो सूरज की, जहाँ लिखा व्हाइट लाइट, यहाँ पे पड़ी सूरज की रोशनी, वो इस प्रिज्म से निकली और 7 रंगों में बट गई। सबसे ऊपर है लाल, नीचे है ऑरेंज, फिर है येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। अब इसमें क्या करना है, जब ये रोशनी इसमें से निकल रही होती है ना, तो अलग अलग तरीके से निकलेगी। आपको देखना है कि भाई ये रोशनी कहाँ कहाँ कितनी कितनी फैल रही है। तो अब आपको क्या करना है, इसके सामने जैसे एक पाइप टाइप की चीज होती है ना, अगर वो पाइप टाइप की चीज, जैसे मान लो आपने वो पाइप को कर दिया रेड वाले की साइड में, तो वो जो रेड वाली लाइट है ना, उस पाइप के अंदर से निकलती हुई एक सिंगल लाइट में कन्वर्ट होगी, सिंगल लाइट बन जाएगी, केवल लाल निकल रही है अब उसमें से। अब आपने मानो निकाली लाल, आपको पता है भाई मेरा रूट चक्र कहाँ है, आपका रूट चक्र जहां पर है ना, उस लाइट को अपने रूट चक्र की तरफ कर दो और फिर बैठो उसके सामने और आने दो। तो जिस जिस चक्र पे आप इसको डालते जाओगे ना, जिस जिस लाइट को जिस जिस चक्र पे डालते जाओगे, वो चक्र आपका एनर्जाइज होता चला जाएगा। तो आपको पहले तो लाइट को डिफ्रैक्ट करना है उससे, मतलब उसको उस प्रिज्म में से वो लाइट के पहले भाग बनाने हैं। फिर उन भाग में से एक एक लाइट को एक पाइप टाइप की चीज से, डबल स्लिट, जो स्लिट होती है ना, स्लिट का मतलब ही यही होता है किसी चीज से कि वो एकदम उसमें से केवल वो ही लाइट निकले, बाकी लाइटों के सामने नहीं आना है आपको, केवल वो ही लाइट निकले और वो उस पर्टिकुलर चक्र के ऊपर जाके आपके पड़े और आप बैठ जाओ उसके सामने, तब ये कारगर ज्यादा है। राय ये कह रहा है हाँ ये तब ही ज्यादा कारगर है। तो इनडायरेक्टली उसने बता दिया कि इसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। एक मिनट में आई स्लिट होप आप लोगों को समझ एक्सपेरिमेंट में खोल आया रही होगा। हूँ। ये रहा स्लिट मैम स्लिट, एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन हाँ फ्रॉम देखो, डबल स्लिट्स। देखो, हाँ स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है मैम, एक जहां से रंग निकल रहे होते हैं ना, इसके सामने एक पाइप टाइप की सी लगा देते हैं, तो जो रंग उस स्लिट में क्या होता है ना, वो ऊपर से लेके नीचे तक पूरा पाइप होता है, उसके अंदर छेद होते हैं। अब जहां से जो लाइट निकल रही होती है ना, उसको पाइप को नीचे से ऊपर अगर आपने किया तो वो लाल वाले पे चला जाएगा, फिर खींच के उस पाइप को हल्का सा नीचे किया तो वो नीचे वाले रंग को ही दिखाएगा। तो उसमें से वो सिंगल कलर निकल के आ रहा होता है, और जो सिंगल कलर निकल के आ रहा होता है उसके सामने अपने चक्र को रख देना है, अपनी बॉडी को उसके सामने कर देना है, उस पर्टिकुलर चक्र को, तब जाके बहुत ज्यादा कारगर साबित होती है। यही बताने की कोशिश कर रहा है। यार इससे तो धूप के आगे बैठ जाओ। सुरेश दवे जी, आपका वीडियो ऑन है, प्लीज इसे ऑफ कर दीजिए। ओके। और ये रहा क्रिस्टल, जैसे मैं बोल रही थी ना, ऐसे क्रिस्टल्स भी आप यूज कर सकते हो अगर अपने आसपास आपके, ये क्लियर क्वार्ट्ज है, इसके अंदर मेरे पास एक इतना बड़ा क्रिस्टल है, उसके अंदर लिटरली रेनबो कलर्स दिखते हैं। तो यू कैन यूज दीज क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट अगर आप पहनते हो और कांस्टेंट पहनते हो या गले में पहनते हो, तो वो
धूप में जब आप निकलते हो, थोड़ी देर भी, आधा घंटा भी धूप में बैठते हो, तो उससे काफी फर्क पड़ता है। एनीवे, हाँ आगे बढ़ूं। हाँ जी प्लीज। I was wondering if there is a programming of experiences that causes an individual to get certain catalysts in his daily life. For instance, as we go through our daily life, there are many things that we can experience. We look at these experiences as occurring by pure chance or by a conscious design of ours, like making appointments or going places. I was just wondering if there was a behind the scenes, I might call it programming of catalyst to create the necessary experience for more rapid growth in the case of some entities. ये वही बात हो गई जो ये सेशन शुरू होने से पहले मैं बात कर रही थी कि वो डॉन पूछ रहा है कि कुछ हमारे जिंदगी में जो तजुर्बे होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, क्या उसके कोई सर्टेन कैटलिस्ट होता है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में? क्या कोई ऐसी चीज जानबूझ के माध्यम ओके माध्यम है जिसकी वजह से वो होता है, जैसे कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, क्या ये प्योर बाय चांस, मतलब क्या ये रैंडमली हो रहे हैं, मतलब वैसे ही हो रहे हैं, या हमारे हायर सेल्फ की सोच के मुताबिक या यूनिवर्स की सोच के मुताबिक पहले से उसे गढ़ा है या तय किया हुआ है कि नहीं इस वक्त पे ऐसा होगा? मतलब बिहाइंड द सीन्स, मतलब जिसके बारे में हम नहीं जानते, हमारे पीठ पीछे कुछ इस तरह की प्लानिंग की गई है ताकि ये लोग हमारे जिंदगी के माध्यम बने उस फलाने तजुर्बे के, और ताकि हमारी ग्रोथ हो, हमारी लर्निंग हो, और हमें जो सीखने की जरूरत है वो हम सीखें। क्या ये सही है? क्या ये ऐसे होता है? तो पा बोलते तो हैं मैम ये कि सवाल जो है मैं इसको बहुत छोटे छोटे में बता देता हूँ इस सवाल को। हाँ, मुझे यहाँ नहीं पे आया डॉन ने समझा। उससे पूछा, हाँ डॉन ने पूछा कि हम ये जानना चाहते हैं, जैसे मैम आपको याद होगा हम क्वेश्चन आंसर्स में एक रवि थे ना, उन्होंने एक सवाल किया था कि पा आप ये बता सकते हो कि हमारी जो जिंदगी है वो क्या किसी स्क्रिप्ट की तरह है, किसी मूवी की तरह है कि हम लोग उसको बनाते हैं, उसमें सारी चीजें इसी तरीके से आगे चलेंगी जैसे जैसे हमने वो स्क्रिप्ट पहले मतलब पैदा होने से पहले बनाई है। तो उसी तरीके का सवाल है ये कह रहा है कि हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी होती है उसमें काफी चीजें अचानक से अपने आप होती हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया काफी चीजें अचानक से हो गई, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम जानबूझ के कर रहे होते हैं। उसका एग्जाम्पल भी वो देता है, मतलब एक उदाहरण देता है, कहता है कि जैसे कि मुझे किसी के साथ अपॉइंटमेंट है मेरी, तो मुझे जाना है एक जगह से दूसरी जगह पे। कहता तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये अचानक से मतलब चांस की वजह से हो रहा है, या फिर ये हमने जानबूझ के कुछ डिजाइन किया होता है पीछे से पैदा होने से पहले। ये पीछे चल क्या रहा है, क्या आप हमें उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हो कि ऐसे कौन से माध्यम हैं जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही होती हैं? मैम एक सेकंड होल्ड करना। जी। तो सवाल तो मैंने बोल दिया है, आप जरा जवाब देना, तो मतलब इंग्लिश में पढ़ लेना। अच्छा, we believe we grasp the heart of your query. Please request further information if we are not correct. The incarnating entity which is, मतलब हमें सवाल तो समझ में आ गया, अगर हमारा जवाब से आपको संतुष्टि ना हो तो हमें दोबारा पूछ लेना। The incarnating entity which has become conscious of the incarnative process and thus programs its own experience may choose the amount of catalyst, or to phrase this differently, the number of lessons which it will undertake to experience and to learn from in one incarnation. जो सोल जन्म लेने वाली है वो जानती है कि मुझे जन्म लेने के बाद कौन से लर्निंग्स लेने हैं, मतलब क्या क्या सीखना है इस जिंदगी में, और वो सीखने के लिए मुझे किन और किस तरह के माध्यमों की जरूरत पड़ेगी। दिस डज नॉट मीन दैट ऑल इज प्री डेस्टिन्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, बट रादर दैट देयर आर इनविजिबल गाइडलाइंस शेपिंग इवेंट्स विच विल फंक्शन अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम। लेकिन मतलब लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक अनजानी अनदेखी गाइडलाइंस हैं, मतलब गाइडलाइन को क्या बोलते हैं, सलाह मतलब लिखे हुए आपको। गाइडलाइन को कहेंगे मैम। मैं करूँ या आंसर एक्सप्लेन? हाँ 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 हाँ। तो यहाँ निर्देश। पे रा पता है क्या कहना चाह रहा है? हाँ,
निर्देश, बिल्कुल सही बोला आपने। अच्छा। कह रहे कि रा ये कहता है कि देखो दोस्त, इसमें जो ये माध्यम होते हैं ना, ये हर व्यक्ति जो पैदा होता है ना, जिस भी ज़िंदगी में पैदा होगा, चाहे तीसरी घनत्वता में हो, चौथी में हो, 5वीं में हो, सब में, वो क्या करता है, वो पहले पैदा होने से पहले अपने माध्यम डिसाइड करके आता है कि भई ये माध्यम मुझे चाहिए और ये मुझे लर्निंग चाहिए, ये मुझे सीखना है इस ज़िंदगी के अंदर। तो उस हिसाब से वो अपने माध्यम लगा के आता है और ये माध्यम ना अपॉर्च्युनिटी की तरह आते हैं उसके सामने। कह रहे हैं कि अपॉर्च्युनिटी का मतलब ये अचानक ना अपॉर्च्युनिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे? मौका। हाँ, मौकों की तरह आते हैं ये उनके सामने। कहते हैं कि ये इसलिए होता है कि उसको जो-जो अनुभव लेने होते हैं ना, उसको पहले से ही वो डिसाइड करके आता है कि भई ये मेरे को अनुभव चाहिए इस ज़िंदगी के अंदर। उसके हाँ। हिसाब से वो सारे माध्यम लगाता हुआ आता है, लगा के आता है पहले से पहले ही। यार हम्म। और हम तुम्हें एक चीज़ और बता दें कि कुछ भी पहले से डिसाइडेड नहीं होता किसी की भी ज़िंदगी का। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, "अरे भई नियति को जो मंज़ूर है।" अरे भैया नियति को कुछ मंज़ूर नहीं है, यहाँ फ्री विल लगी हुई है। कुछ भी हम्म। करने की आज़ादी और तुम पहले से माध्यम लगाते हुए आए हो अपने। तुम पहले से हम्म। ही तुमने माध्यम लगा रखे होते हैं। कह रहे हम्म। ये जो निर्देश होते हैं ना, ये तुम्हारे ही लगाए हुए होते हैं और ये ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हें दिख रहे हैं। कह रहे ये तो जो-जो चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में होती चली जाएँगी ना, उसके हिसाब से तुम लगा के आते हो और वो अपने-अपने टाइम पे तुम्हारे सामने आते रहेंगे। तो आगे वो ये कहता है, "Thus, if one opportunity is missed, another will appear until the shall we say student of the life experience grasps that a lesson is being offered and undertakes to learn it." कहता है, "ये जो मौके तुम्हारे सामने आ रहे होते हैं ना, अगर तुमने एक मिस भी कर दिया, तो घूम फिर के वो दोबारा ही आ जाएगा तुम्हारी आँख के सामने और तुमको ये लगता है, अरे यार, ये क्या मेरी ज़िंदगी में बार-बार ये एक ही चीज़ हुए चले जा रही है, हुए चले जा रही है, मेरी ज़िंदगी का तेल निकाल के रख दिया इस चीज़ ने।" लेकिन आपको ये समझ नहीं आता ये माध्यम आपने लगाए होते हैं। तो अगर आपने उस माध्यम को सीरियसली नहीं लिया पहली बार में, वो घूम के फिर आ जाएगा आपकी आँख के सामने। वो फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा। आप इग्नोर करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे लेकिन जब और जितना इग्नोर करोगे बाद में जाके वो और इंटेंस हो जाएगा। तो इसीलिए लोग कहते हैं ना अरे भैया मेरी ज़िंदगी में तो ऐसे दुःख आए हैं कि हे भगवान उठा ले। और उसमें भी वो ये बोलता है मुझे मत उठा पड़ोस वाले को उठा ले। ऐसे होते हैं कलाकार हम लोग। ठीक है? तो वो कह रहा है कि ये आते रहेंगे, आते रहेंगे। कह रहा है वो इसीलिए क्योंकि जो सीखना है ना एक अच्छे स्टूडेंट की तरह, आपको जो सीखना होता है ना इस ज़िंदगी के अंदर, कह रहा है वो सारे लेसन्स आपके पहले आप बना के आते हो कि भाई मुझे ये चीज़ें सीखनी है और इस हिसाब से मेरी ज़िंदगी में माध्यम लगने चाहिए। इसलिए मैम ये पता है किस लिए होता है लोगों के साथ ये जो दुःख दर्द जो लोगों को झेलने होते हैं ना, जो पड़ रहे होते हैं झेलने, वो इस वज़ह से झेलने पड़ रहे होते हैं क्योंकि वो इसको इग्नोर करते चले जाते हैं। और फिर उसके बाद जब वो घूम-घूम के उसके सामने आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, तब जाके वो कहता है यार लगता है मेरी ज़िंदगी में कुछ कुछ दिक्कतें हैं। फिर वो पहुँचता है किसी किसी के पास कहता है अरे बाबा बताओ क्या करें जीवन में? यहाँ तो दुःख ही दुःख है और बाबा कहते हैं कि बेटा एक काम कर समोसे पे लगा ले चटनी। फिर वो कहेगा कि लाल लगानी कि हरी? उसकी ज़िंदगी आगे ऐसी निकल जाती है पूरी। उसको और बोलते हैं पैटर्न। लाल हरी के बाद भी मैम उसके अंदर भी दिक्कत है। अगर लाल ठीक काम कर गई तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नहीं तो हरी पे जाएगा वो। अब वो जब ये कह देगा जी दोनों ही मतलब नहीं हो रहा कुछ, तो कह रहा है अरे तू समोसा छोड़ तू ब्रेड पकौड़ा खा यार। फिर ऐसे हो जाती है कहानी। इसलिए इसको बोल परेशानी रहती है लोगों की ज़िंदगी में। वो इसको अपने बोल माध्यमों को नहीं देख पाते कि उन्होंने ही लगा रखे हैं। इसको बोलते हैं लाइफ में एक कोई भी चीज पैटर्न होना। जब आपकी लाइफ में एक करेक्ट, पैटर्न है, फॉर एग्जाम्पल, आपने आपका एक अफेयर हुआ किसी से, उसने आपको धोखा दे दिया। एक बार हो गया, धोखा दे दिया, चलो उसके बाद आप आगे बढ़े, आपने दूसरा किया, उसने भी धोखा दिया, उसने भी आपको चीट किया। इसका मतलब साफ है कि आपकी जिंदगी में अटैचमेंट या वफा का पैटर्न नहीं है। आपको ये सीखना है कि आपको डिटैच रह के किसी से कोई उम्मीद या एक्सपेक्टेशन ना किए बिना अपने रिश्ते निभाने हैं। जब तक ऐसा करो, इसको पैटर्न कहते हैं, लाइफ पैटर्न्स। मैम ऐसे मत बोलो मैम, मेरे साथ तो 46 बार हुआ है ये, ऐसे मत बोलो आप। तो आपका ये मेरे पैटर्न माध्यम मैंने बड़े खतरनाक वाले लगाए हुए थे। नहीं, तो आपका कहने का मतलब है कि 40 की 40 लड़कियों ने आपको चीट किया था? मतलब किसी आपको नहीं छोड़ के मैम, किसी और के साथ हो गई थी? मैम हुआ तो कुछ ऐसे ही था 2-4 केस में तो लेकिन बाद में मुझे अकल आ गई थी कि यार लगता है कि कमी मुझ में है। लेकिन बाद में उन सभी लड़कियों ने यही कहा था,
अरे कमी तुझ में नहीं थी, कमी हम में थी, हमें तू समझ नहीं आ रहा था। और मैं कह रहा था हाँ यार, जब मैं अपने आप को ही नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं उस असमंजस में पड़ा हुआ था कि यार ये कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो दिक्कत है। वो तो लॉ ऑफ वन जब आई तब मेरे को जाके और ज्यादा समझ में नहीं, आया तो कि इसका मेरे मतलब आपकी लाइफ में कोई लर्निंग थी जो आपने अभी तक सीखी नहीं है। मैम सीख ली, अब सीख ली। ना, अब मुझे दोनों चीजें आती हैं, मेरे को अटैचमेंट भी आती है लोगों से करनी, और मैं डिटैच भी बहुत जल्दी हो जाता हूँ। नहीं, अटैचमेंट मुझे डिटैचमेंट तो मैंने एग्जाम्पल दिया था। खैर, एनीवे हाँ लेट्स नॉट डिस्कस योर पर्सनल लाइफ हियर। ओके, सो हाँ रा मैम कहता है सही कि बात। हाँ ये सही है। तो डॉन पूछता है कि तो फिर इससे मैं ये मान के चलूं कि that the orientation and mind of the entity is the only thing that is of any consequence at all। मतलब कि ये, इसका मतलब ये है कि एक इंसान क्या सोचता है, उसको कैसे समझता है और क्या धारणा करता है, मतलब इंटेंशन करता है या उसका ओरिएंटेशन किस तरफ है, वही इंपॉर्टेंट है। इज द ओनली थिंग दैट इज ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंस एट ऑल। मतलब सारा कुछ उसी दारोमदार पे टिका हुआ है। द फिजिकल कैटलिस्ट दैट ही एक्सपीरियंसेस रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अबाउट हिम विल बी अ फंक्शन स्ट्रिक्टली ऑफ हिज ओरिएंटेशन इन माइंड। उसके दिमाग में जो उसने धारणाएं बना के रखी हैं, बिलीफ सिस्टम्स जो बना के रखे हैं, और वो जो सोच रहा है, उसी हिसाब से उसको सामने जिंदगी में लोग मिलते जाएंगे या उसके तजुर्बे होते जाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल यूज करता हूं और उसने वो एग्जाम्पल डिलीट कर दिया क्योंकि रा ने उसको बोला डिलीट करने के लिए कि फलानी चीज जो भी थी। दिस स्टेटमेंट बीइंग दिस बीइंग अ स्टेटमेंट ऑफ द ओरिएंटेशन एंड माइंड गवर्निंग द कैटलिस्ट, इज दिस करेक्ट? कि उसने जो एग्जाम्पल दिया कि इस इंसान के साथ इस तरह से, क्या इस वजह से हुआ क्योंकि वो ऐसा सोचता था, तो क्या ये सही है? तो रा उसको जवाब देते हैं, जी पा। मैम ये जो एग्जाम्पल इसने डिलीट कराया था ना, वहाँ पे डॉन ने अपना पर्सनल एग्जाम्पल दे दिया था। और हाँ मुझसे गलती हो गई मैम, मैंने अपना पर्सनल, भाई मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था, एकदम मस्त जानी लाइफ है, ऐसी कोई टेंशन नहीं है मेरी जिंदगी में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो रा कहते हैं वी प्रिफर नॉट टू यूज एनी वेल नोन एग्जाम्पल सेइंग्स और adages in our communication to you due to the tremendous amount of distortion which any well known saying has undergone. Therefore, we may answer the first part of your query asking that to delete the example. It is completely true to the best of our knowledge that the orientation or polarization of the mind body spirit complex is cause of the perceptions generated by each entity. रा यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो दोस्त, हमने जो तुम्हें बातें कही है ना, इसके अंदर ना बहुत सारी चीजें, बहुत ट्रिमेंडस अमाउंट की चीजें, मतलब बहुत ज्यादा कुछ ऐसी चीजें हैं, इस तरीके के विभाजन हैं कि जिसकी वजह से एक इंसान को ना उसके थ्रू जाना पड़ता है। कह रहे इसलिए हम तुम्हें कह रहे थे कि ये जो तुमने अपना एग्जाम्पल लिया था ना, इसको डिलीट कर दो, इसमें से अपने एग्जाम्पल को मत दो। और राजी मेरे से भी गलती हुई है, मैंने मेरे भी सारी चीजें डिलीट कर देना इस पार्ट में से, मैडम आप हम्म। ही कर देना। यार अब तो हम्म। आप जो भी हो। तो वो कह रहा है इट इज कंप्लीटली ट्रू टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज दैट द ओरिएंटेशन और पोलराइजेशन ऑफ द माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स इज कॉज ऑफ द परसेप्शंस जनरेटेड बाय ईच एंटिटी। कह रहे हम तुम्हें ये बता दें कि ये जो झुकाव और ये इधर उधर होना, जो भी एक इंसान व्यक्ति की जिंदगी में चल रहा होता है ना, ये हम हम्म। अपने ज्ञान के मुताबिक तुम लोगों को बता सकते हैं। ये उससे उसके ऊपर निर्धारित है कि उसने अपनी धारणाएं किस तरीके की बना रखी हैं, कि क्या क्या चीजें देख रहा है और किन किन चीजों से अपने आप को रिलेट करने की कोशिश कर रहा है। कह रहे उसकी वजह से होता जाता है सारा कुछ। कि उसके क्या होता क्या है ना मैम, अब कुछ लोग टीवी देख रहे हैं, एग्जाम्पल है मैम, कोई इसे पर्सनली मत लेके चलना, एग्जाम्पल है, टीवी देख रहा है, टीवी में देखा अरे हीरोइन के साथ ये हो गया, लड़की अपने आप को ये सोच के चल रही है कि जी मैं हीरोइन हूँ इसमें, और देखा ऐसे ही होते हैं लड़के तो। अब लड़के हैं वो ये सोच के चल रहे हैं, देखा लड़कियां तो देती धोखा है। अब ना तो हम्म। वो गलत और ना वो गलत, दोनों ही सोचे चले जा रहे हैं, उसके हिसाब से अपनी धारणाएं बनाते चले जाते हैं। और वो जब धारणाएं और गढ़ती चली जाती हैं ना अंदर, तो वो चीजें ज्यादा होने लग जाती हैं। रादर देन ये सोचना कि अरे यार ये पिक्चर है, इससे अपनी जिंदगी को क्यों अटैच करूं, मेरी जिंदगी के तो मैंने अलग माध्यम लगाए हुए हैं, हो सकता है आगे जाके चीजें ठीक हो जाए। हाँ मेरे को कैसे पता, जब तक मैं अनुभव नहीं लूंगा या नहीं लूंगी, मुझे कैसे पता चलेगा। तो वो माध्यम अपने आप ही आ जाएंगे आपकी आंख के सामने, आप उससे सीखोगे और आप अपना आगे निकलोगे। इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है वो। खैर आगे वो ये बोलता है कि the scene may be observed in your grocery store. Yeah, the entity ahead of self may be without sufficient funds. One entity may then take this opportunity to steal. Another may take this opportunity to feel itself a failure.
Another may unconcernedly remove the least necessary items, pay for it, can, and go about its business. The one behind the self observing may feel compassion, may feel an insult because of standing next to the poverty stricken person, may feel generosity, may feel indifference. Do you now see the analogies analogies in a more appropriate manner? मैम बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है वैसे इसने. देखो उसने उदाहरण कितना अच्छा दिया. कह रहा तुम इसको ना ऐसे देख के चलो जैसे तुम एक परचून की दुकान पे खड़े हुए हो. ठीक है. अब तुम्हारे आगे एक आदमी या कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ है. तुम्हारा मतलब पहली बात तो वो दूसरे को भी तुम ही मान के चलता है. तो कहता है तुम्हारे आगे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो कि तुम ही हो. कहता है कि अब इस सिनेरियो में देखो क्या क्या हो सकता है. अगर उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, मान लो उसके पास 100 रुपए है, सामान उसको चाहिए 150 रुपए 200 रुपए का. ठीक है. क्योंकि उसको पता है यार घर में बच्चे भूखे हैं, ये है वो है, उसकी मजबूरियां हो सकती हैं जिंदगी में. तो इस केस में वो क्या क्या कर सकता है आप ये सोचो. या तो वो चुराएगा. ठीक है. या अपने अंदर ये सोचेगा कि यार मेरी क्या जिंदगी है कि मैं 100 200 रुपए का मेरे को सामान चाहिए लेकिन मेरे पास है ही 100 रुपए. तो ये सोचेगा यार मेरी मैं फेल हो गया यार जिंदगी के अंदर अपनी. ठीक है. और या वो ये करेगा कि भाई इस पैसे से चलो 200 का सामान नहीं खरीदता हूँ, 100 में मैं बेस्ट क्या खरीद सकता हूँ. कह रहा वो खरीदेगा और अपनी जिंदगी में आगे निकल जाएगा. कह रहा लेकिन अब तुम इसको इसके पीछे खड़े हुए व्यक्ति के दिमाग से देखना. कहता है कि वो व्यक्ति ये भी सोच सकता है कि उसको उसकी उस गरीबी के ऊपर उसकी तरफ सहानुभूति हो जाए. या वो ये सोचे कि अरे क्या ये गरीब मेरी आंखों के सामने खड़ा हुआ है, इसे हटाते क्यों नहीं हो, जब इसके पास पैसे ही नहीं है तो हटाए इसे बीच में से यार, मेरा नंबर पहले आना चाहिए. ना तो इसके पास पैसे हैं और आ गए यहाँ पे लाइन में खड़े होने के लिए. होता है ना मैम, कुछ लोग अपने आप को दूसरों से जस्ट पैसे की वजह से ये सोचते हैं यार मेरे पास तो बड़ा पैसा है, ये साला भिखारी मेरी आगे आगे आके क्यों खड़ा हो गया. ऐसा होता है ना, लोग सोचते हैं ना. कहता है या फिर वो ऐसे सोचेगा कि भाई एक काम करता हूँ मैं अपनी जेब से, भाई साहब अगर आपके पास पैसे कमी पड़ रही है तो आप ये लो 100 रुपए मेरे को बाद में दे देना, ये मेरा फ़ोन नंबर है, कोई बात नहीं, आगे हो जाएगा, कोई बात नहीं. तो कह रहा है कि इसको इस पूरी कहानी के अंदर अगर तुम देखोगे ना, एक ही सिचुएशन को डील करने के अलग-अलग तरीके हैं. इसकी तुम यहाँ पे अलग-अलग डिफरेंसेस अगर तुम देखने शुरू करोगे ना, तो तुम इस चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे, कि माध्यम किस तरीके से लगे होते हैं और उस माध्यम का इस्तेमाल करते हुए तुम कैसे काम कर सकते हो. कहता है अब तुम्हें समझ में आया कि हम किस तरीके से इसको तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं. और मैम इससे इससे प्यारा एग्जाम्पल शायद ही मतलब हम भी नहीं सोच सकते, इतना प्यारा एग्जाम्पल दिया है इसने राह ने यहाँ पे. तो डॉन अगले कहता है सवाल कि पे. हाँ मेरे को समझ में आ गया. तो फिर इससे मैं ये मान के चलूं कि extrapolate the concept, which is somewhat more difficult because, as you have explained before, even fourth density positive has the concept of defensive action. But above the fourth density, the concept of defensive action is not in use. The concept of defensive action, and he chuckles, offensive action, are very much in use in this, our present experience. I am assuming that if the entity is polarized strongly enough in his thought, in a positive sense, defensive action is not going to be necessary for him because the opportunity to apply defensive action will never originate for him. Is this correct? तो मैं ये मान के चलूं कि जैसे कि आपने समझाया कि फोर्थ डेंसिटी में कुछ हद तक डिफेंसिव एक्शन मतलब खुद को बचाने के लिए जो इंसान करता है वो फोर्थ डेंसिटी में तो हो सकता है इस तरह के कुछ कर्म, लेकिन उससे ऊपर वाली डेंसिटीज में नहीं होते, वहां पे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन डिफेंसिव एक्शन और ऑफेंसिव एक्शन मतलब बुरा करना या किसी की बुराई से, बुरे कर्मों से खुद को बचाने की कोशिश करना, या कोई आपको दुख तकलीफ दे रहा है उससे आप खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये थर्ड डेंसिटी में हमारी दुनिया में और हमारी जिंदगी में तो बहुत होता है. तो क्या मैं ये मान के चलूं कि अगर एक इंसान इतना पॉजिटिव है कि उसे कभी डिफेंसिव एक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो मतलब अगर वो इतना पॉजिटिव होगा तो उसे कभी डिफेंसिव एक्शन यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि डिफेंसिव एक्शन तब होता है जब आपके मन में डर हो कि सामने वाला आपको मारने वाला है या आपको इमोशनली हर्ट करने वाला है या आपके ईगो को हर्ट करने वाला है. लेकिन जब आपको किसी से डर ही नहीं होगा
तो आप डिफेंसिव बिहेव नहीं करोगे, यू विल ऑपरेट थ्रू लव। मतलब आप प्रेम से या समझने की कोशिश करोगे सामने वाले को। तो डॉन ये पूछने की कोशिश करे, अगर कोई बेसिकली अगर कोई प्रेम से ऑपरेट करे, प्रेम हर चीज में प्रेम को देखे या समझने की कोशिश करे और पॉजिटिव रहे अपने मन में, तो उसे कभी इस तरह का कुछ गलत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रा कहता है, हाँ रा, मैम। सवाल बहुत बढ़िया इसने किया। इससे का देखो, हमें ये तो पता है कि हमारी जो तीसरी घनत्वता में हम हैं, यहाँ पर तो सब एक दूसरे पे चढ़े हुए हैं। कह रहे कि हम अपने आप को बचाएं तो भी दिक्कत होती है, कह रहे दूसरे को मारें तो भी दिक्कत होती है, क्योंकि इनसिक्योरिटीज तो है ना। अपने आप को इंसान बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो रूट चक्र एकदम से एक्टिवेट हो जाता है कि यार इस सिचुएशन में करूं मैं क्या, ये तो चढ़ा ही जा रहा है मेरे ऊपर सामने वाला। तो वो कह रहा है कि तीसरी घनत्वता में तो बड़ी दिक्कतें होती हैं, और जब जैसा कि आपने हमें पहले बताया था, आपने कहा था कि चौथी घनत्वता में हाँ अपने आप को बचाने का एक्शन होता है, बिल्कुल होता है कि मतलब भाई अपने आप को बचाओ। कह रहे लेकिन पांचवी घनत्वता तक पहुंचते पहुंचते वहां पर आपको या तो डिफेंसिव अपने आप को बचाना है या दूसरे पे अटैक करना। कह रहे ये दोनों चीजें आप कह रहे हो कि वहां पर शायद नहीं होती है पांचवी घनत्वता में। तो ये तीसरी घनत्वता में ये जो हम ये एक दूसरे मतलब बचना और ये एक दूसरे पे अटैक करना, तो इसको हम कैसे इनसिक्योरिटी लेके की चले? वजह से। हाँ, ये इनसिक्योरिटीज को हम कैसे डील मतलब वो कर सकते हैं? जो भी है कह रहा है कि क्या मैं सही कह रहा हूँ कि ये यहीं पर होती है तीसरी घनत्वता में? तो रा कहता है कि दिस इज अननोएबल इन ईच केस एज वी हैव सेड एन एंटिटी एबल टू प्रोग्राम एक्सपीरियंसेस मे चूज द नंबर एंड द इंटेंसिटी ऑफ लेसन्स टू बी लर्नड। कह रहा है देखो इसको जाना नहीं जा सकता। कह रहा है हर जगह पर हर व्यक्ति के साथ, ठीक है, अलग अलग अनुभव हो सकते हैं, लेकिन हम तुम्हें ये बता दें कि वो जो नंबर है इसका कि किस तरीके के कितने होंगे उसके साथ, उसकी इंटेंसिटी मतलब उसको मतलब कितना कितने भीषण होंगे और कितने कम होंगे, कह रहे वो कम और ज्यादा दोनों किए जा सकते हैं अपने लेसन जो उसको सीखने के लिए आया हुआ, मतलब जो यहाँ पे सीखने के लिए आया है ना, उसका हिसाब उसके अकॉर्डिंगली वो कम या ज्यादा कर सकता है। कहता है इट इज पॉसिबल दैट एन एक्सट्रीमली पॉजिटिवली ओरिएंटेड एंटिटी might program for itself situations testing the ability of self to refrain from defensive action, even to the point of the physical death of self or other self. This is an intensive lesson, and it is not known, shall we say, what entities have programmed. We may, if we desire, read this program. However, this is an infringement, and we choose not to do so. कहता है कि हालांकि हम तुम्हें ये बता दें किसी कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा उसकी सोच बहुत पॉजिटिव है, वो कहता है जी नहीं होगा मेरे साथ गलत कुछ भी, ऐसा हो ही नहीं सकता, सब कुछ सही है, सब बढ़िया चल रहा है जीवन में, मत जानी लाइफ। अगर वो ऐसे सोच के चल रहा है, सारी चीजें कर रहा है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए ना इन एक्शंस को टेस्ट कर सकता है, एबिलिटी को अपनी कर सकता है कि अपने इस तरीके की सिचुएशंस में जब वो आएगा तो अपने आप को टेस्ट कर सकता है कि भाई वो इस सिचुएशन में क्या एक्शन लेने वाला है। कह रहा है कि और ये इस लेवल तक भी जा सकता है कि फिजिकल डेथ मतलब खुद की मौत भी हो सकती है या दूसरे को भी मार सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं अगर वो टेस्टिंग कर रहा है इसकी। तो कह रहा है ये बहुत ही भीषण लेसन है अगर तुम इसको समझने की कोशिश करो तो। इसलिए और ये डिपेंड करता है कि वो पीछे से अपने क्या माध्यम लगाता हुआ आया है, क्या माध्यम लगाए हैं उसने। कहता है कि हालांकि हम तुम्हें बता सकते हैं हर हर व्यक्ति के कि उसने क्या क्या माध्यम लगा रखे हैं अपने, लेकिन हम तुम्हें बता दें कि अगर हम तुम्हें वो माध्यम बताएंगे ना तो ये तुम्हारी आजादी का उल्लंघन है, इसलिए हम एक तुम्हें मिनट नहीं बताएंगे। एक मिनट, युगांत आपका वीडियो ऑन है? युगांत, हेलो युगांत, प्लीज पुट ऑफ योर वीडियो। हाँ जी पा। अच्छा मैम, इसमें एक चीज रा ने बताई कि ये तुम्हारी आजादी का उल्लंघन है कि अगर अगर हम तुम्हें बता दें कि तुमने क्या क्या माध्यम लगाए हैं। बट आपको एक चीज बताएं मैम, बड़ी इंपॉर्टेंट, ये आपके यूट्यूब व्यूअर्स के लिए और यहाँ पर जितने भी सुन रहे हैं ना, आप लोग इस चीज को सीरियसली सुनना। अगर आप मेडिटेशन में जाके जो आपका हायर सेल्फ है, जिसे टोटल सेल्फ भी बोलते हैं, जो आपका गाइड होता है, जिससे मैम बोलती है ना सोल कॉन्ट्रैक्ट दे के आए हो आप लोग, उससे मांगोगे ना तो वो आपको दे देगा, क्योंकि आपने मांगा और वो आपके लिए असाइन किया हुआ है क्रिएटर ने कि हाँ
कि तुम अगर उससे मांगोगे ना, क्योंकि तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट खुद दे के आए हो उसको, और तुम उसे ये बता के आए हो कि भाई ये मेरे माध्यम है, ये माध्यम मुझे चाहिए, किस वक्त पे कैसे लगने चाहिए। मेडिटेशन में अगर आप मांगोगे ना, मेडिटेशन में देखो पहली बात तो आप जाके अपनी प्रीवियस जितनी भी जिंदगियां हैं वो सारी देख सकते हो, और आपको ये भी बता दे कि वो भी एक हर व्यक्ति का गोल होता है इस लाइफ के अंदर, कि भाई वो अपनी प्रीवियस लाइफ जाने कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा पर्पस है, क्या करना है मुझे, और उसको पर्पस को पूरा करने के लिए मुझे क्या क्या माध्यम चाहिए। और जैसे ही वो अपनी मेडिटेशन में जाके मांगना शुरू करेगा ना, अपनी सोच में, मुंह से नहीं बोलना है, सोच में, उस गहरी मेडिटेशन में जाके अगर मांगेगा ना, वो माध्यम या तो इमेजेस की तरह, या कान में सुनाई देने लग जाएंगे, या शरीर में चुटकी आ जाएगी कहीं पर भी, जैसे कि मान लो आपके पाँव पे, घुटने पे कोई दर्द अचानक से एकदम से हो गया उसके अंदर, या कहीं पर भी कुछ हो गया, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना, इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं। तो आप उसके ऊपर रिसर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये माध्यम मैंने लगाया हुआ था, दर्द यहाँ का, इसका मतलब यहाँ पे मेरी ब्लॉकेज है, इस टाइप की चीजें आप लोगों को पता चलनी शुरू हो जाती हैं। तो रा नहीं बता सकता, क्योंकि ये काम रा का नहीं है। ठीक है, वो कन्फेडरेशन के मेंबर है, लेकिन उसका काम ये नहीं है कि कोई इससे पूछे तो वो बता दे उसे। लेकिन आपका हायर सेल्फ होता है ना, अभी रा आगे जाके बता देगा कि हायर सेल्फ के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है, अगर आप चाहो उससे मांगना तो वो आपको दे सकता है, लेकिन वो होगा मेडिटेटिव वाली स्टेट के अंदर ही। आप नॉर्मली मांगते रहोगे तो नहीं मिलेगा, ये माध्यम लगते चले जाएंगे, और आप फिर कहोगे कि समोसे पे चटनी कौन सी लगानी है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। तो डॉन पूछता है कि मैं आपको एक पिक्चर के बारे में पूछना चाहता हूँ, द 9th कॉन्फ़िगरेशन। क्या आपने इसके बारे में सुना है? तो रा कहता है कि हाँ, तुम्हारे मन के अंदर जब हम देख रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि और हम वो 9th कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारे दिमाग में देख सकते हैं। तो डॉन पूछता है कि मैम ये यहाँ पे जो पिक्चर। नाइन्थ कॉन्फ़िगरेशन एक फ़िल्म की बात हो रही है ना? एक मूवी की हाँ, बात हो रही है ना? हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है। तो डॉन पूछता है कि ये जो पिक्चर थी, उसने आपने अभी जो बोला, उसके बारे में इस पिक्चर में बताया गया है, और इसके अंदर जो एंटिटी है, द कर्नल है, उसे एक फैसला करना था एक वक्त पे। 1 मिनट में ऐड कर लूं। एक जिंदगी के एक मोड़ पे आके उसे एक फैसला करने की जरूरत पड़ी। तो मैं ये सोच रहा था कि पोलैरिटी और उसकी जो पोलैरिटी थी उसके हिसाब से, अगर तो वो नेगेटिव जो लोग उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, या तो वो उनके नीचे दब जाता, या फिर वो अपने दोस्त को बचाने के लिए उनसे लड़ता। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी पोलैरिटी ज्यादा पॉजिटिव है? मतलब ऐसे हालात में, एक एग्जाम्पल के तौर पे, इंसान को क्या करना चाहिए कि पॉजिटिव ओरिएंटेड एंटिटी को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, या नेगेटिव के नीचे दब जाना चाहिए? तो आप इसका आंसर क्या दे भी सकते हैं? नहीं तो फिर आप फ्री विल की बात करोगे। तो रा बोलते हैं आप। हाँ, एक तो फ्री विल ने बड़ा परेशान कर रखा है सबको। तो यहाँ पे देखो मैम, ये जो आंसर है ना, बड़ा इम्पोर्टेंट है वैसे तो। बहुत देखते इम्पोर्टेंट हैं है। क्या कहता है ये। बहुत इम्पोर्टेंट है मैम ये, क्योंकि देखो दोनों क्वेश्चन बहुत सिनेरियो हैं इम्पोर्टेंट है। हाँ, उसके सवाल में देखो कितना इम्पोर्टेंट सवाल है। वो कह रहा है वो जो आपको याद कर्नल है, है। 1 मिनट पा, आपको याद है जब से लॉ ऑफ वन शुरू हुई है, हर दूसरे हाँ, तीसरे सेशन में सब लोग आपको पूछते हैं कि फ्री विल तो ठीक है, लेकिन आपकी आंखों के सामने जब आप किसी को मरता हुआ देखो या कुछ गलत करता हुआ देखो, मेरे ख्याल से कल भी किसी ने ये सवाल पूछा था अल्कोहलिज्म के बारे में, कि वो इंसान खुद को हाँ। नुकसान दे रहा है, अपने साथ दूसरों को भी नुकसान दे रहा है, तो उसको हम कैसे ना रोकें? तो ये क्वेश्चन, आपकी फ्री विल वाला जितने क्वेश्चन है, उसका ये जवाब देता है मेरे हिसाब से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्री विल को लेकर। जी पा। हालाँकि मैम इस जवाब से ना आप लोग शायद हाँ करो या ना करो, लेकिन मैं हाँ, कोशिश पूरी करूँगा आप लोगों को इस जवाब के थ्रू समझाने की। तो सवाल उसने ये किया कि भाई वो कर्नल था ना, उसके सामने वो ऐसी सिचुएशन में आ गया कि भाई अब या तो ये सामने से लोग मारने आ रहे हैं, या तो मैं अपने दोस्त को बचाऊँ, या मैं इन लोगों के नीचे दब जाऊँ कि भाई ठीक है अब जो होगा होने दो, क्या करें अब।
मतलब जाने दे, फ्री विल है भाई, उनकी भी फ्री विल है, मेरी फ्री विल है, या तो मैं इनके नीचे दब जाऊं या अपने दोस्त को बचाऊं। क्या करूं मैं इस सिचुएशन में? एक पॉजिटिवली अगर कोई इंसान हो तो उसको क्या करना चाहिए? या तो अपने आप को दबा लेना चाहिए या अपने दोस्त को बचा लेना चाहिए। क्या करे वो? तो रा कहते हैं कि दिस क्वेश्चन टेक्स इन द स्कोप ऑफ फोर्थ डेंसिटी एज वेल एज योर ओन, and its answer may best be seen by the action of the entity called Joshua, which you call Jesus. That this entity was to be defended by its friend. The entity reminded its friends to put away the sword. This entity then delivered itself to be put to the physical death. The impulse to protect the loved other self is one which persists through the fourth density, a density abounding in compassion. More than this, we cannot and need not to. मैम देखो, इसमें आप लोगों को जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन उसने एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जरूर दी है। उसने कहा था कि ये जो तुमने सवाल किया है ना, ये केवल तुम्हारी घनत्वता के लेवल का नहीं है, ये तो चौथी घनत्वता के भी लेवल का है। कहते हैं इसका अगर तुम्हें जवाब देखना है ना, तो तुम एक्शन देखना जिसको तुम जेशुआ यानी तुम जीसस कहते हो जिसे। कह रहे इस जीसस को जब टांग रहे थे ना मार के, कह रहे इसके दोस्त आए थे इसे बचाने, जितने भी उसके डिसाइपल्स थे ये सारे, उसको सारे बचाने की कोशिश कर रहे थे, उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन जीसस ने ये कहा था कि भाई अपनी अपनी ये जो तलवारें हैं ना साइड कर दो, मुझे मुझे यहाँ पे वो नहीं चाहिए, वायलेंस नहीं चाहिए। उसने हटा दी वो। कह रहे उसने उसको हटा के, ताकि उसके दोस्तों को कुछ ना हो, कह रहे उसने अपने आप को आगे रख दिया और खुद सूली पे चढ़ गया उनके लिए। मैम क्योंकि आई फोर्थ डेंसिटी था वो। कहता है कि ये जो इम्पल्स है ना, ये इस तरीके की जो सोच होती है, जो जो प्रेम होता है ना, ये चौथी घनत्वताओं के लोगों के अंदर होता है। कह रहे खुद सूली पे चढ़ जाएंगे लेकिन सामने वाले को कुछ नहीं होने देंगे। और मैम आपको सच बताएं, हमने जब वॉइसेस ऑफ द कन्फेडरेशन पढ़ी थी, सॉसर स्पीक पढ़ी थी, मिस्ट्रीज ऑफ द फ्लाइंग सॉसर्स पढ़ी थी, वहां पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बोली थी कन्फेडरेशन ने। कन्फेडरेशन ने कहा था कि हम जिस डेंसिटी के हैं ना, अगर हमारे भाइयों को, तीसरी घनत्वता के भाइयों को हमारी जरूरत पड़ी ना, हम अपनी जान दे देंगे इनके लिए, लेकिन इनको नहीं होने देंगे कुछ भी। इतना प्रेम होता है मैम इन लोगों के अंदर, इतना ज्यादा, ये खुद चढ़ जाता है सूली पे दूसरों के लिए। किस लेवल के होते हैं ये लोग। और इसलिए हम आपको बता रहे हैं फोर्थ डेंसिटी जो आप समझ रहे हो ना, कि इतनी प्रेम प्यार, इस लेवल का कंपैशन, इस लेवल की सहानुभूति होती है वहां पे एक दूसरे के लिए। अब इसी का अगर मैं ग्राउंड पे तीसरी घनत्वता में ले जाके अगर आपको एग्जाम्पल दूं ना, एक वर्स्ट केस सिनेरियो मान के चलते हैं जी, एक अर्थक्वेक आ रहा है या आग लग गई या कुछ भी हो गया, आप ऐसे मान के चलना, एग्जाम्पल ये बस, उदाहरण है बस। एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए ना खुद जल जाएगी, खुद मर जाएगी उसके लिए। और इसी एग्जाम्पल को आप एक पति की तरफ से, एक हस्बैंड की तरफ से, एक फैमिली का जो गार्जियन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। वो अपने परिवार को बचाने के लिए अपने पति पत्नी, वो जो पति अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माँ बाप, उनको बचाने के लिए चढ़ जाएगा उस चक्कर में। ये चीज दोनों जगह हो रही है, चौथी घनत्वता में भी हो रही है, तीसरी घनत्वता में भी हो रही है। तो जो ऐसा कर जाता है वो डेंसिटी ही क्रॉस करता हुआ निकल जाता है आगे। इसे कहते हैं वो इंटेंस प्रेम की उस लेवल तक घुस जाना है कि भाई, और आप लोगों को लग रहा हो कि आपका बच्चा, आपका परिवार, ये सारी चीजें अदर है, मतलब है तो आपसे अलग ही, मतलब आपके रिश्ते हैं, सारी चीजें हैं आपसे अलग, लेकिन प्रेम उस लेवल का हो जाता है कि आप उनके लिए भी सूली पे चढ़ जाते हो। ये एक एग्जाम्पल है, उसने एग्जाम्पल दिया यहाँ पे। हालांकि उसने जवाब नहीं दिया, उसने कहा, उसने ये पूछा था कि एक पॉजिटिवली अगर कोई पोलराइज होगा तो किस लेवल पे निकलेगा। तो उसने बता दिया कि जीसस वाला एग्जाम्पल देके, और मैंने भी आपको ग्राउंड पे थर्ड डेंसिटी का एग्जाम्पल लेके बताया कि देखो दोस्त, अगर कोई पॉजिटिवली ओरिएंटेड होगा ना तो वो इस लेवल तक भी निकल सकता है इसमें। वो ऐसा नहीं सोचेगा, हाँ, लेकिन सर्विस टू सेल्फ वाला वो जरूर कहेगा अरे मरन दे यार, जो भी जितने भी लोग हैं, मैं बचूं पहले। वो ये सोचेगा। लेकिन जो पॉजिटिवली ओरिएंटेड है वो ये सोचेगा भाई कुछ भी हो जाए मेरे को बचाना है। एक माँ उसके बच्चे को कोई कुछ कर रहा हो, उस पर लेट जाएगी, उस पर लेट जाएगी, खुद के ऊपर आग गिर जाएगी उसके ऊपर। मूवीज में देखते हैं ना आप लोग, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोग मूवीज में देखने के लिए मिलते। एक सवाल है मेरा यहाँ पे, जब वो कहता है कि जब जीसस ने अपने फ्रेंड्स को बोला टू पुट अवे द स्वॉर्ड, तो क्या वो सिर्फ अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश कर रहा था, या दोस्त जिन लोगों को मारने जा रहे थे उनको भी बचाने की कोशिश कर रहा था? क्योंकि ईश्वर के तो बच्चे दोनों ही हैं, बुरे भी और अच्छे भी।
मैम दोनों को, वो दोनों को। और पता है जीसस तो ने क्यों किया था ये? अभी हाँ वो जीसस ने ये इसलिए किया था, वो सूली पे भी इसलिए चढ़ गया दूसरों के लिए, क्योंकि वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि प्रेम की जो अनंत सीमा है ना, उसमें आप अगर दूसरों के लिए सूली चढ़ जाओ ना, तो एक वॉर भी रोकी जा सकती है दो लोगों के बीच में। ये दिखाने की कोशिश कर रहा था वो। कह रहा है कि मैं चढ़ जाऊंगा तुम्हारे लिए सूली। अभी आगे जाके वो बताएगा कि बुद्धा के बारे में भी, जीसस के बारे में भी जब बताना शुरू तो करेगा ना वो, तो तो वो जीसस बताएगा कि ये इन लोगों ने बेसिकली, क्यों किया ऐसा। एक मिनट, जीसस बेसिकली सिर्फ अच्छे लोगों को बचाने के लिए सूली पे नहीं चढ़ा, बुरे लोगों को भी बचाने के लिए वो सूली पे चढ़ा, क्योंकि उसके लिए तो सब एक थे और सब भाई बहन थे। दैट इज व्हाट ही इज हाँ ट्राइंग टू मैम, से। बिल्कुल ओके। बिल्कुल। उसको ये देखना पसंद नहीं था कि ये दोनों, जो ये सारे मेरे भाई बहन हैं और ये सारे एक ही हैं, उस रचयिता के पोर्शन है। उसको पता था, लेकिन बाकियों को नहीं पता था, इतना नॉलेज उनको नहीं था। वो जीसस को बचाने के लिए एक दूसरे को मारने, एक तरफ से जीसस को मारने आ रहे थे, ये उनसे लड़ने की कोशिश कर रहे थे। जीसस कह रहा है, अरे ये तो दोनों ही मेरे भाई हैं, मैं करूं क्या? इस सिचुएशन में फिर उसने अपने आप की बलि दे दी। कोई नहीं, मेरी जान दो, कम से कम रुके तो सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हम इस मास्टर साइकिल जो हमारा इस वक्त 25,000 का मास्टर साइकिल चल रहा है, मास्टर साइकिल 25,000 का या 75,000 साल का? मैम मास्टर, ये हर बार मास्टर बोल देता है इसको, अच्छा जबकि मेजर साइकिल है। अच्छा, ओके। जो साइकिल चल रहा है, ये जब खत्म होने वाला है, तो इसके मे बी देयर मे बी एन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट फॉर एंटिटीज, मतलब लोगों की सीखने के लिए वो जो माध्यम है वो शायद बढ़ते चले जा रहे होंगे। और मैं ये सोच रहा हूँ, इफ एज द प्लानिटरी वाइब्रेशंस मिसमैच समवॉट विद द फोर्थ डेंसिटी वाइब्रेशंस एंड कैटलिस्ट इज इंक्रीज, जब प्लैनेट के, धरती के वाइब्रेशंस चौथी घनिष्ठता के साथ कुछ मिसमैच हो रहे हैं लोगों के, और उनके माध्यम लर्निंग के, सीखने के बढ़ते जा रहे हैं, if this will create a slight amount of more polarization, thereby getting a slightly greater positive harvest because of this catalyst, कि क्या इसकी वजह से, मैं ये सोच रहा हूँ, क्या ऐसा होगा कि पॉजिटिव पोलराइजेशन लोगों में बढ़ता जाएगा, लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ और मतलब ज्यादा पॉजिटिव होने लग जाएंगे, और हार्वेस्ट जो होगी पॉजिटिव, वो क्या ज्यादा होगी, or and in the same way create a more negative polarization and then get a slight amount more negative harvest by this mechanism of transition that is unfortunately somewhat more catalytic than it would be if the planet had reached a higher state of consciousness. Does this happen? मतलब कि एक तरफ लोग पॉजिटिव ज्यादा होंगे तो पॉजिटिव हार्वेस्ट ज्यादा होगी, और एक तरफ पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव पोलराइजेशन भी बढ़ती चली जाएगी, और उनके कैटलिस्ट भी बढ़ेंगे लेकिन उनकी हार्वेस्ट भी बढ़ेगी। तो बदकिस्मती से क्या नेगेटिव हार्वेस्ट ज्यादा होगी जब प्लैनेट फोर्थ डेंसिटी में पहुंच जाएगा? तो क्या कुछ ऐसा होने के मतलब होने के चांसेस हैं, या क्या ऐसा होता है? तो पा हाँ तो मैम देखो, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। मतलब देख रहे हो मैम, ये सेशन ना अब और इंटेंस होते चले जा रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये इस तरीके के सवाल ये पूछ रहा है। वो कह रहा है कि अब जैसे जैसे ये हमारी, जिसको हम युग परिवर्तन कहते हैं हम लोग, कह रहे हैं कि इसका मतलब अब बड़े भीषण वो लगने वाले हैं, माध्यम लगने वाले हैं लोगों की जिंदगियों में, क्योंकि इतने ज्यादा अब प्लेनेट पूरा आगे निकल के जा रहा है। वो पूरा तेजी, इसलिए मैम हम आप लोगों को बोल रहे थे ना बार बार कि अपनी मेडिटेशन शुरू कर दो, शुरू कर दो। प्लेनेट जो है अपनी कंपनता बहुत तेजी से चेंज करेगा, अगर आप इसके साथ नहीं हुए तो बहुत दिक्कत हो सकती है आपको। खैर जो भी है, कहता तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जब इस टाइम पर ये प्लेनेट अपने आप को तेजी से चेंज करेगा चौथी घनत्वता की तरफ, तो इसका मतलब बड़े भीषण माध्यम लगेंगे। अब अगर भीषण माध्यम लगेंगे तो इसमें दोनों चांसेस हैं कि यार, पॉजिटिव वाले तो चलो ठीक है, जो एक दूसरे की सेवा बचाना और ये वो, क्योंकि मैम दिक्कतें आती हैं तो इंसान का पहला ये होता है यार बचाऊं, दूसरे को बचाऊं। और फिर किसी का ऐसा होता है अरे अपने को बचाऊं पहले, दूसरा तो जाए तेल लेने के लिए। कह रहे ऐसी दोनों तरीके की होंगी, मतलब विभाजन होगा बेसिकली। वो कह रहे एक विभाजन होगा बड़ा तेजी से। कह रहे इसकी वजह से पॉजिटिव वालों की भी पूरी ग्रोथ होगी और
नेगेटिव वालों की भी पूरी ग्रोथ होगी, दोनों के अंदर विभाजन होगा, दोनों टूट के एक एक अपनी अपनी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे। कह रहे कि इसका मतलब दोनों तरीके की हार्वेस्ट होगी, और ये जितने भी विभाजन है ये सारे के सारे इस प्लेनेट के ऊपर होंगे। क्या ऐसा ही होता है? ये पूछ रहा है मैम वो। और मैम अगर आप लोग नोटिस करो ना, टीवी पे भी देखना शुरू करोगे, आस-पास भी देखना शुरू करोगे, आपको दिख रहा है, आँख के सामने ही, होते हुए दिख रहा है। कोई ये नहीं डिनाई कर सकता है आज की डेट में कि विभाजन नहीं है। ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है कि इधर भी जिनका झुकाव पॉजिटिव वाली साइड में उनका पूरा ही इधर हो जाएगा, जिनका नेगेटिव में उनका पूरा ही उधर हो जाएगा। और ये प्लैनेट अपना वाइब्रेटरी रेट चेंज कर रहा है, उस वजह से है। अब मैम इसका जवाब सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ये जो सवाल तुमने किया है ना, इसका 2 भाग में जवाब देना ज़रूरी है। कहता पहले द प्लैनेटरी कैटास्ट्रोफ एज यू मे कॉल देम आर अ सिम्पटम ऑफ द डिफिकल्ट हार्वेस्ट rather than a consciously programmed catalyst for harvest. Thus, we do not concern ourselves with it, for it is random in respect to conscious catalysts such as we may make available. तो रा देखो मैम बड़ा इंपॉर्टेंट इसने बोला है यहाँ पे, कह रहा है कि ये जो प्लैनेट पे तुम्हारी वो आती है ना कैटास्ट्रॉफ, यानी जिसे क्या बोलते हैं मैम, कैटास्ट्रॉफ को क्या बोलेंगे हिंदी में? तबाही मचती है। हाँ, ये जो तबाही का मतलब मैम ये जो अर्थक्वेक और ये अर्थक्वेक आ पानी गया, इधर से उधर हो साइक्लोन आ जाना, गया, हाँ, सुनामी आ साइक्लोन आ गया। गए, ये सारे और मैम हो रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ती चली जा रही है, अगर आप नोटिस करो तो बढ़ती हो चली जा रहे रही है। हैं, कल ही मैंने वो ग्रुप में हाँ, 3-4 शेयर किए हैं चैनल में। हाँ, हाँ। हुँ। तो वो कह रहा है कि ये जो प्लैनेट पे इस तरीके की तबाही जो तुम्हारे यहाँ पे मचनी शुरू होती है ना, कह रहा है ये सिम्पटम है उसका, कि तुम्हारे यहाँ पे जो हार्वेस्ट है बड़ी डिफिकल्ट होने वाली है, बहुत ज़्यादा। कह रहे क्योंकि यहाँ पे कॉन्शियसली कोई नहीं कर रहा है काम, जिसका झुकाव होता चला जा रहा था वो निकलता ही चला जाएगा बहाव के अंदर। वो ऐसे नहीं कर सकता कि भाई अपने जानबूझ के डिसाइड करे, सोचने का तो मौका ही नहीं मिल रहा है उसको। उसको तो जो टीवी पे दिख रहा है, इधर दिख रहा है, उसके हिसाब से वो इसने बोला भाई ऐसा है, तो उसी के हिसाब से ही निकल गया। उसने बोला भाई ऐसा है, तो उसी के हिसाब से निकल गया। तो इस वजह से क्या होता है कि इस टाइम पे कोई कॉन्शियसली चूज़ नहीं कर पाएगा। यार बहुत कम लोग होंगे तुम्हारे यहाँ पे जो जानबूझ के चूज़ करके चलेंगे इस चीज़ को। कह रहे इसलिए हम तुम्हें, क्योंकि हार्वेस्ट के जैसे पास आते जाओगे, ये विभाजन होना शुरू हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे। और तुम कैटेक्लिज़्म देखोगे अपने प्लैनेट के ऊपर, ये जो अर्थ है पूरा गुस्सा निकालेगी अपना, कि क्योंकि तुम लोग एक लाइन पे नहीं आ रहे हो सारे के सारे। कह रहे हो कि कहता है कि इसीलिए हम तुम्हें कह रहे हैं, हमें कोई चिंता नहीं है भाई तुम्हारी हार्वेस्ट की, जो होगा उस अंत में हम तो तब देखेंगे इस चीज़ को। हमारा काम तो फिलहाल ये है कि हम तुम्हें इस जो नॉलेज तुम्हें दे रहे हैं ना, इससे माध्यम पकड़ा दें तुम्हें, कि तुम इसको पढ़ के, इसको समझ के, उसके हिसाब से काम कर सको, अगर करना चाहो तो। तो उसके आगे वो कहता है द सेकंड पोर्शन इज दिस, द रिजल्ट ऑफ द रैंडम कैटलिस्ट ऑफ व्हाट यू कॉल द अर्थ चेंजेस इज आल्सो रैंडम। Thus we may see probability possibility vortices going towards positive and negative. However, it will be as it will be. The true opportunities for conscious catalysts are not a function of the earth changes, but of the result of the seniority system of incarnation, which at the time of harvest has placed in incarnation those whose chances of using life experience to become harvestable are the best. मैम क्या जवाब दिया है इसने, मजा आ गया इस जवाब में। वो कह रहा है दूसरा भाग इसका ये है कि जो माध्यम है ना, अंत तक पहुँचते-पहुँचते जो तुमने लगाए थे ना, अब ये रैंडम होते चले जाएँगे। वो इसीलिए क्योंकि जो तुम्हारी धरती पे चीज़ें हैं वो रैंडम होती चली जाएँगी, अचानक से होती चली जाएँगी। कह रहा था दो जो तुम पहले के लगाते हुए आए हो ना, किसी-किसी केस में तो लग सकते हो वो, लेकिन ज़्यादातर वो अपने आप ही लगते चले जाएँगे। कह रहे इसीलिए हम तुम्हें कह रहे हैं, किसी का झुकाव पॉज़िटिव पे हो जाएगा, किसी का नेगेटिव पे हो जाएगा, क्योंकि वो जानबूझ के अपने दिमाग से सोच के नहीं निकल रहा है उस साइड पे। वो तो जो देख रहा है, उसकी आँखों के सामने जो परसेप्शंस आ रही हैं, जो उसके सामने चीज़ें आ रही हैं, जैसे-जैसे इवेंट उसके सामने आते जाएँगे, वो उसके हिसाब से एक्ट करता चला जाएगा। इस वजह से जो उसने पहले के अपने माध्यम लगाए हुए थे ना, वो हटते चले जाएँगे, रैंडम हो जाएँगी चीज़ें। कह रहे इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं कि ये जो अपॉर्च्युनिटी ना है कि मतलब ये कॉन्शियसनेसली किसी ने जानबूझ कर डिसाइड किए हुए हैं, ठीक है? कहता है द ट्रू अपॉर्च्युनिटीज फॉर कॉन्शियस कैटलिस्ट आर नॉट अ फंक्शन ऑफ अर्थ चेंजेस, बट ऑफ द रिजल्ट ऑफ द सीनियरिटी सिस्टम ऑफ इनकार्नेशन which at the time of the harvest has placed in incarnation those whose chances of the using life experience to become harvestable are the best. कह रहे अब हम तुम्हें एक चीज और बता दें, जिन्होंने जानबूझ के अपने अपने कैटलिस्ट तरीके के लगाए हुए हैं ना यहाँ पे पैदा होने के लिए,
कह रहे ये बहुत सीनियर लेवल पे तुम्हारे प्लेनेट पे पहले पैदा हो चुके हैं। कह रहे उनको इसलिए हम लोगों ने पहले भेजा था ताकि वो आके तुम्हारी मदद कर सकें, वो तुम्हें इस लेवल पे लाएं कि तुम्हारी हार्वेस्ट हो जाए अच्छे से। कह रहे उनके चांसेस और जो इनसे सीखते जाएंगे उनके चांसेस ज्यादा होते जाएंगे हार्वेस्टेबल ग्रेड के एंड तक पहुंचते पहुंचते, क्योंकि बाकी लोग इधर उधर भागेंगे, सारी चीजें भगदड़ मचेगी, कोई इधर भागेगा कोई उधर भागेगा। कह रहे इस तरीके के कैटलिस्ट लगते चले जाएंगे। लेकिन जो सीनियोरिटी वाले लेवल पे जो यहाँ पे पैदा हुए हैं ना, अब तुम्हारे यहाँ पे जो पहले के सीनियर्स चले आ रहे हैं तुम्हारे, कह रहे वो तुम्हारे यहाँ पे जन्म ले रहे हैं, वो तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तुम्हें सारी चीजें बताने की कोशिश करेंगे और वो तुम्हें बताएँगे कि भाई किस तरीके से आगे निकलो, वो ही तुम्हें वो माध्यम तुम्हारे बताने शुरू करेंगे, उनके माध्यम सुनते जाओगे। कह रहा तो तुम भी एंड तक पहुँचते-पहुँचते हार्वेस्टेबल ग्रेड के हो सकते हो और वो भी तुम्हारे साथ हार्वेस्टेबल ग्रेड के बनेंगे। Is this seniority system also used for the service to self side for becoming harvestable on that side? तो ये जो आप seniority की बात कर रहे हो कि जिन लोगों ने बहुत सारे जन्म लिए और जिनको यहाँ पे भेजा गया हम लोगों की मदद करने के लिए, तो ये सर्विस टू अदर्स वाले तो समझ में आए, लेकिन क्या सर्विस टू सेल्फ में भी ऐसे लोग हैं और क्या उनके साथ भी यही तरीका होगा हार्वेस्टिंग के लिए चूज करने का? तो मैम रा कहता है हाँ, ये बिल्कुल सही है। अब मैम आप देख लेना, आप लोग सवाल कर रहे थे जी इन्होंने ये कर दिया, वो ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। मैम सारे के सारे जिनको अकल है ना, सब जो चीज़ हो रही है, सब जानबूझ के हो रही है। सब लगे पड़े हैं अपनी-अपनी हार्वेस्ट बनाने के लिए। उधर से वो भी और इधर सर्विस टू सेल्फ वाले भी और इधर से सर्विस टू अदर्स वाले भी। जिनको अकल है ना इस टाइम पे कि भैया हार्वेस्ट होने वाली है, मतलब कटाई का वक़्त आने वाला है, सब अलग-अलग निकलेंगे। फोर्स डेंसिटी नेगेटिव में भी, फोर्स डेंसिटी पॉजिटिव में भी। जिनको ये हार्वेस्ट का कॉन्सेप्ट पता है ना, वो जानबूझ के कर रहे हैं अब जो भी करना है। बाकी तो इधर-उधर भाग रहे हैं इस पूरे सिनेरियो के अंदर, उन्हें पता नहीं चल रहा है चल क्या रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कहानी है हार्वेस्ट की और सारे भाग रहे हैं इधर-उधर। समझ नहीं आ रहा है किसी को ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है? उसने कह दिया हाँ, सर्विस टू सेल्फ वाले भी इसी डायरेक्शन में हैं। उनको भी पता है कि हाँ, हमारी हार्वेस्ट होने वाली है तो वो भी अपना भीषण इस्तेमाल करेंगे और इधर से जो दूसरे वाले हैं, दूसरों की सेवा भाव वाले हैं, अरे वो भी पूरा भीषण तरीके से दूसरों की मदद करने की कोशिश करेंगे और सब अपनी-अपनी हार्वेस्ट के ऊपर काम करेंगे। ऐसा ही होगा। जो जागते जाएँगे अपनी हार्वेस्ट पे काम करते चले जाएँगे इस डायरेक्शन में भी, जो उस डायरेक्शन में भी जागते जाएँगे, कह रहे वो भी अपनी हार्वेस्ट के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। ओके। तो मैं ये चाहता हूँ, what I would like for you to do is list all the major mechanisms designed to provide catalytic experience that do not include interaction with other self. That is the first part of the question I'll ask. तो डॉन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा करो कि वो सारे तरीके जो इस चीज के लिए बनाए गए हैं कि ये माध्यम कैटलिस्टिक एक्सपीरियंस तजुर्बे पैदा करने के जो माध्यम हैं जिसमें दूसरे के साथ आपको इंटरेक्ट नहीं करना है बल्कि हमें खुद अपने लिए तैयारी करनी है, उसके बारे में आप हमें बताओ। क्या मैं सही कह रही हूँ पा? आई डोंट नो इफ आई सेड दैट राइट। हाँ, मैम देखो मैं सच बताऊँ मैम, डॉन अगर इस तरीके के सवाल नहीं पूछता ना, तो हम लोग कभी ज़िंदगी में नहीं समझ पाते कि हार्वेस्ट के टाइम पे हमको क्या करना क्या है। करना है? तो डॉन यहाँ पे ये कह रहा है कि क्या आप हमें वो लिस्ट बता सकते हो कि हमको क्या करना चाहिए एंड में पहुँचते-पहुँचते, जिसमें कि हम दूसरों की बात नहीं कर रहे हैं अभी। हर व्यक्ति को क्या-क्या करना चाहिए कि वो एंड तक पहुँचते-पहुँचते हार्वेस्टेबल ग्रेड का हो जाए। ये मेरा सबसे पहला सवाल है अब आप लोगों से ये जानने का कि भई क्या करें कि हम हार्वेस्टेबल ग्रेड के हो जाएँ? जो कि मैम सारे पूछते थे ना, यार ये 51% कैसे करें, 49% कैसे करें? अरे रा ने तो फ्री विल लगा दी, यहाँ पे क्या करना है? तो अब देख लो डॉन ने आपके बिहाफ पे बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं। तो इन जवाबों को बड़े ध्यान से सुनना। तो रा यहाँ पे कहता है कि हाँ, हमें तुम्हारे जो सवाल है ना उसकी गहराई को समझ में आ रहा है। कह रहे कि द वी ग्रास्प दिस फ्रॉम दिस क्वेश्चन दैट यू रियलाइज दैट द प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर कैटालिटिक एक्सपीरियंस इन थर्ड डेंसिटी इज अदर सेल्फ। The list of other catalytic influences, firstly, the creator's universe, secondly, the self. तो मैम ये थोड़ा बड़ा जवाब दिया उसने, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। कहता है कि देखो, हम तुम्हें ये बता सकते तुमने तुमने जो सवाल पूछा है हम उसकी गहराई को जानते हैं।
कह रहा है इसके लिए जो सबसे बड़ा माध्यम है जो तीसरी घनत्वता में है, उसका मतलब है दूसरों को देखो वो क्या कर रहे हैं। कह रहे हैं जो लिस्ट जो तुम कह रहे हो ना, इसके अंदर सबसे बड़ा जो कैटलिस्टिक इन्फ्लुएंस होगा ना तुम्हारे लिए, पहले तो ये समझो कि इस ब्रह्मांड को रचयिता ने कैसे समझा, बनाया, क्रिएटर का यूनिवर्स कैसा है और तुम उसके अंदर क्या करने के लिए आए हो, पहले उसको समझना सबसे पहले। और जो दूसरा है उसको अपने से अलग लेके मत चलना, वो भी तुम ही हो, तुम भी वही हो। यार अगर इतना ज्ञान तुम्हें मिल गया ना, तो ये सबसे बड़ी पहली लर्निंग होगी तुम्हारी, ताकि तुम उस ग्रेड की तरफ, उस डायरेक्शन के अंदर निकल सको। जिसको जिसको जिसके दिमाग में विभाजन है, जो कहेगा कि ये तो ये है और वो तो वो है, ये इस उससे है और वो उस उससे है, कह रहा है वो तो गया, उसकी छोड़ दो तुम, उसके ऊपर टाइम ही वेस्ट मत करना अपना। कह रहा है लेकिन जिसको उस रचयिता का ज्ञान है और जिसको अपना पता है कि भाई मैं उस रचयिता का ही पोर्शन हूँ और ये सब जितने भी हैं उसी रचयिता के पोर्शन हैं, उनको अपने बराबर समझ के उस तरीके से आगे निकले। ये ना सोचे कि जी मैं स्पेशल हूँ और मैं स्पेशल हूँ, स्पेशल कोई नहीं है इस केस में, सारे बराबर हैं इस वक्त। Can you list any subheadings under the self that would, or ways that the self is acted on catalytically to produce experience? आपने ये जो मुझे अभी बताया, उसके नीचे कोई सब हेडिंग्स हैं इंसान के खुद के लिए, जो आपने बोला कि आप खुद और क्रिएटर और अदर सेल्फ, तो खुद के नीचे कोई सब हेडिंग्स हैं या कोई तरीके हैं ये समझाने के लिए कि हमें हमारे सामने जो माध्यम आएँगे, तो तजुर्बे को अंजाम देने के लिए हमें क्या करना है? क्या कर्म करना है? क्या एक्शन लेना है? तो बेसिकली हाँ। मैम उसने सवाल ये पूछा कि ठीक है ये तो आपने ब्रह्मांड के लेवल पे तो समझा दिया हमें और हमारे लेवल पे तो समझा दिया, कह रहे इसके अंदर की भी कुछ चीजें बता सकते हो कि हमें कैसे लेके चलना चाहिए इसको। तो मतलब कैसे लें इसको, मतलब क्योंकि आएंगे लगेंगे कैटलिस्ट भीषण और अब लगेंगे रैंडम, ऐसा तो है नहीं कि आपने डिसाइड किया हुआ है। कह रहे अंत तक पहुंचते पहुंचते तो सारी चीजें रैंडम हो जाएंगी क्योंकि हर कोई इधर उधर इस डायरेक्शन में भागेगा, भगदड़ मचेगी। कह रहे तो वो ये कहना चाह रहा है कि आप हमें इसके अंदर अंदर की भी चीजें बताओ अब कि भाई हमें क्या क्या किन किन चीजों का ध्यान रख के चलना चाहिए इस टाइम पर। तो मैम बड़ा सुंदर जवाब देगा रा, और आप लोग सब इसको ध्यान से सुनना, जिन्होंने लॉ ऑफ वन को सीरियसली लिया है उसको सीरियसली इसको सुन के चलना। तो रा यहाँ कहता है फर्स्टली द सेल्फ अनमैनिफेस्टेड, secondly the self in relation to the societal self created by the self and other self, thirdly एक the मिनट interaction between self। पा हाँ थोड़ा सा राजधानी को पंजाब मेल करो, थोड़ा आराम से धीरे से समझाओ ताकि ये समझ में दिमाग में घुसे। ये कहना था बस, कंटिन्यू। हाँ मैम इसको लेके थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहा हूँ मैं थोड़ा धीरे बताता हूँ। तो वो रा कहता है पहले तो फर्स्टली द सेल्फ अनमैनिफेस्टेड, मतलब सेकेंडली बता रहा हूँ एक एक करके बताऊंगा, मैं पूरा जवाब एक साथ दूंगा ना तब आप लोगों को समझ में आएगा ये। कहते हैं सेकेंडली द सेल्फ इन रिलेशन टू द सोसाइटल सेल्फ क्रिएटेड बाय द सेल्फ एंड अदर सेल्फ, thirdly the interaction between self and the gadgets, toys and amusements of the self, other self invention, fourthly the self relationship with those attributes which you may call war and rumors of war। कर दिया मैम इसने सारा क्लियर, सब क्लियर कर दिया इसने यहाँ पे। रूमर्स ऑफ वॉर। कह रहा है हाँ कह रहा है कि सबसे पहले तो इस चीज का ध्यान रखना कि तुम नहीं हो, अनमैनिफेस्टेड हो अभी इस वक्त। अभी अगर तुम मर गए तो ये मान के चलना कि नहीं, मतलब इससे पहले तुम थे ही नहीं, पहले तो ये मान के चलना कि इससे पहले तो तुम थे ही नहीं, अब तुम यहाँ पर आ गए हो। पहले इस चीज को एक्सेप्ट करना कि तुम हो तीसरी घनत्वता में, ये मत सोच के चलना हे प्रभु तूने तो डाल दी पूरे दुख की पूरी नैया मेरे पे डाल दी, अब मैं कैसे निकलूं इससे बाहर। नहीं, इससे पहले ये सोच के चलना कि तुम इससे पहले तो थे नहीं, तो अब काहे को रो रहे हो तुम जब ये आ गए यहाँ पे इस धरती के ऊपर, अभी तुम्हें सारे दुख नजर आ रहे हैं। कह रहे दुख मत मान के चलना इनको, ये मान के चलो कि तुम थे नहीं और अब तुम हो, इसको एक्सेप्ट करना पहले। कह रहे दूसरा तुम ये करना कि तुम्हारे जो रिलेशंस हैं, जैसे कि तुम्हारे बीवी बच्चे पत्नी, तुम्हारे माँ बाप, जो तुमने क्रिएट किए हैं, मतलब देखो सेल्फ क्रिएटेड तो हो गई जी बीवी बच्चे, जो तुम्हारा परिवार है,
मतलब पति पत्नी ने मिलके बच्चे बनाए, ठीक है। कह रहे पहले तो ये इनकी तरफ देख के चलना कि तुम्हें इनको प्रेम से ट्रीट करना है इस टाइम पे बहुत ज्यादा, जितना तुम पहले कर रहे थे अब उससे ज्यादा करना है तुम्हें। कह रहे और बाकी अदर सेल्फ, ठीक है, जो तुम्हारे रिश्तेदार, पति, ये माँ बाप, ये सारी चीजें, कह रहा उनसे भी प्रेम से ही तुम्हें पेश आना है इस टाइम पे, क्योंकि ये करेंगे उल्टी सीधी हरकतें। ये इस टाइम पे जाते जाते हो जाएंगे ऐसे, ये तुम्हें कहेंगे जी अजी ऐसा हो गया, जी वैसा हो गया, ये गलत वो गलत, इसने ऐसा कर दिया, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, उसके साथ वैसा ही होना चाहिए। कह रहे ये खूब कलाकारी करेंगे इस एंड में पहुंचते पहुंचते, लेकिन इनके साथ भी तुम्हें प्रेम से रहना है, सबके साथ प्रेम से डील करना है, गुस्से में नहीं आना उनके साथ। कह रहा तीसरा, ये जो तुम्हारे हाथ में टॉयज दे रखे हैं ना, ये फोन, टीवी और ये जितनी भी कलाकारी तुमने अपने आसपास लगा ली है, कह रहा है इसको जरा ध्यान से इस्तेमाल करना शुरू करो अब तुम। ये तुम्हें बिल्कुल भटकाएगा इधर से उधर, कभी इधर कर देगा कभी उधर कर देगा। कह रहा है ये ही वो माध्यम है जो तुम्हारी जिंदगी पूरी बर्बाद कर देगा, पूरी तुम्हारी हार्वेस्ट खराब कर देगा ये, अगर तुमने इसके ऊपर ध्यान दिया तो इससे थोड़ा ध्यान से, ये तुम्हारी जो चीजें क्रिएट की हुई है तुमने खुद, और जो दूसरों ने इन्वेंट की हुई है तुम्हारे लिए। फोन के अंदर मैम आज की डेट में लोगों की जिंदगी ऐप बन के रह गई है, पबजी पे लगे हुए हैं बच्चे, ये हाल हुआ है इनका। तो थोड़ा सा ध्यान दो इन चीजों के ऊपर कि तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं और तुम खुद भी क्या कर रहे हो। सुबह सुबह उठते ही ले फॉरवर्ड, गुड मॉर्निंग, ले फॉरवर्ड, जैसे कि तुमने फूल भेज दिया तो अगले के दिल में जाके पड़ेगा वो फूल। अरे भैया शांत हो जाओ, अपने सुबह सुबह उठते ही सूरज के सामने बैठ जाओ, थोड़ा सा अपने आप के अंदर झांक लो। उठते ही फोन उठाया और दे गुड मॉर्निंग, रात हो रही है दे गुड नाइट, दिन हो रहा है दे गुड आफ्टरनून। अरे इसी काम के लिए आए हो क्या? अपने अंदर देख लो यार, ये तो हार्वेस्ट का टाइम आ रहा है यार, अपने अंदर झांको, अपने आसपास वालों के यहाँ झांको, ये तुम्हारा प्यार प्रेम ही काम आएगा एक दूसरे के लिए, ये सब काम नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ मैम। अब चौथा उसने बोल दिया कि जब टीवी पे और इधर उधर की चीजों पे तुम्हें युद्ध और युद्ध की बातें आनी शुरू हो जाए ना, तो तुम्हारा झुकाव किस तरफ जा रहा है इसका ध्यान रखना। टीवी बोलेगा तुम्हें इसके साथ युद्ध करना है, उसके साथ युद्ध करना है, लेकिन तुम्हारा झुकाव कहाँ है? तुम युद्ध चाहते हो? है तुम्हारी इच्छा युद्ध? अगर ये युद्ध हुआ तो ये सोच लेना कि तुम दूसरे को मारने की सोच रहे हो, निपटारा तो बेटा तुम्हारा भी होगा, ये सोच लेना। और तुम्हारा होगा तो तुम्हारे परिवार का भी होगा। जिस वक्त पे तुम्हें प्रेम की तरफ झुकना चाहिए ना, ये सारी टॉयज है ना तुम्हारे, इसके ऊपर झुका देंगे तुमको। तो बहुत ध्यान से, बहुत बहुत ध्यान से टीवी को देखना। अब अगर देखना भी है तो, अगर युद्ध की बातें शुरू हो तो हटा टीवी, इसको हटा, इससे परे कर इसको, नहीं चाहिए हम लोगों को युद्ध। इस तरीके का हो जाना चाहिए दिमाग। और ये अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, सबके लिए सोचना है आपको। इस वक्त ये बताने की कोशिश कर रहा है रा, जो चीज हो रही है वो रा ने 1981 में आपको सिखा दी है। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आप इसे कैसे लेके चलोगे। मैंने मैम आई होप अच्छे से समझाया हो ये, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आप आगे चलिए मैम। जब आप कहते हो द सेल्फ रिलेशनशिप, सॉरी आई मिस्ड दैट अ लिटिल बिट, विद दोस एट्रीब्यूट्स व्हिच यू मे कॉल वॉर और रूमर्स ऑफ वॉर, इससे कैसे बचना है? मतलब उनको इन पे ध्यान देना है या इन पे ध्यान नहीं देना है, या उसके हिसाब से खुद को प्रिपेयर रखना है प्रैक्टिकल सेंस ऑफ द वर्ड में? मैम देखो प्रैक्टिकल, आप मेरे से आप एक सजेशन मांग रहे हो, मैं आपकी फ्री विल पे इन्फ्रिंज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर बता दूँ। जब भी इस तरीके की टीवी पे चीज़ें आए ना, तो आपकी प्रोग्रामिंग कर रही होती है कि हाँ जी युद्ध होना चाहिए। बड़ा मज़ा आता है इन लोगों को, विश्व युद्ध, महायुद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जैसे बड़ी वहाँ पे वो बर्थडे चल रहा हो किसी का, है ना, जैसे बड़े वो कलाकारी शादी का वो उत्सव है जी, ढोल नगाड़े बज रहे और नाचो इसके आगे। अरे बंदर हो क्या? बंदर हो? ये जी बड़ा मजा आ रहा है इसके अंदर। उसी टाइम पे टीवी बंद होना चाहिए। हटा तेरा युद्ध बुद्ध हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए शांति, हमें चाहिए पीस, अपने लिए सबके लिए। ये आ जाना चाहिए दिमाग में। हम तो मैम हमारे दिमाग तो ऐसे ही हैं, तो बाकियों का हम कुछ डिसाइड नहीं। ये दो गुट और बने हुए हैं। और दूसरा
और दूसरा मैम, अभी मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ है, सर कि यदि इस तरीके की बातें शुरू हों तो अपने आप को तैयार करो कि ये जो है ना वानर, ये घुस जाएंगे इसके अंदर, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया है, ये जब होगा ना विभाजन, ये अंधों की तरह इधर उधर भागेंगे सारे के सारे। ये बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे रहा। तो जैसी कोई इस तरीके की बातें करता हुआ दिखे, हट लेना वहां से, तुम अपनी तैयारी करो। अपनी अपनी तैयारी तैयारी करो मतलब क्या? शुरू करो। मैम हम कुछ चीजें नहीं बता सकते हैं, आप लोग अपनी, मतलब वो राह ये कह रहा है मेडिटेशन कि जब इस करो। तरीके की चीजें, मेडिटेशन करो, बाकी चीजें भी करो, कि यार अगर इस तरीके का अपने दिमाग में सोचो ना यार, इस तरीके का अगर सिनेरियो हो तो मुझे क्या करना चाहिए। मतलब भागने की तैयारी करो, खुद को हाँ सेफ मतलब जो रखने भी के है, लिए। हाँ, हाँ जो अच्छा, भी है, सेव ठीक करने है। की, अपने तो को नहीं, अपने ये परिवार को भी। परिवार को भी, हाँ। तो मैं ये कह रही थी कि 2 गुट बने हुए हैं। आधे कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत कह रहे हैं कि अरे यूक्रेन में इतनी तबाही मच रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, रशिया ठीक नहीं कर रहा। दूसरी तरफ एक गुट है जो वो कह रहे हैं कि वहां पर तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ये तो दुनिया को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और जो मैंने वीडियोस देखे हैं और पिक्चर्स देखे हैं और जो भी मुझे जो नजर आया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये दुनिया को बेवकूफ बनाया जा रहा है। पता नहीं मैं कितनी सही हूँ, लेकिन ये जैसे रा ने यहाँ पे बोला है रूमर्स ऑफ वॉर, इसका मतलब उसको पता था कि रूमर फैलेंगे। और रूमर्स, ये यूक्रेन रूमर मतलब शुरू हो गए रूमर्स फैलने। मैम अभी तो आप यूक्रेन की बात कर रहे हो, जरा टीवी को उठा के तो देखो, उधर चाइना ताइवान, उधर हाँ। ये उससे, उधर वो उससे। मैम हम्म। कलाकारी तो भी होगी। हाँ, ये देखा माया मैंने कल जाल है मैम, माया टेलीग्राम जाल पे। को समझना होता है कि दो साइड है, ये एक ही साइड है, ये हम्म। कहीं ऐसा तो नहीं है दोनों साइड एक ही साइड है। हम्म। बुद्धिमान होना जरूरी है इस टाइम पे थोड़ा सा। हम्म। Okay, next question. I was thinking possibly the catalyst of physical pain. How does this go under this heading? तो डॉन कहता है कि मैं उन चीजों की बात कर रहा हूँ, उन माध्यमों की बात कर रहा हूँ जो आपके शरीर को दुख पहुंचाते हैं। तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? How does this go under this heading? Okay. हाँ तो वो ये कह रहा है कि क्योंकि मैम डॉन को ना इस सवाल की ना गहराई और इसका दर्द भी समझ में आ गया था उसे। तो वो ये कह रहा है कि इस टाइम पर अगर इस तरीके के माध्यम है तो लोगों को फिजिकली दर्द से गुजरना पड़ेगा, इसका मतलब तो उनके साथ देख लो ना मैम, यूक्रेन में लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई हैं, रशिया में भी हो गई हैं, दोनों जगह हो गई हैं, जहां जहां वॉर्स होती हैं वहां वहां ऊपर कुछ नहीं होता, होता नहीं चाहिए सब कुछ, सारी जनता का ही होता है निपटारा। तो कह रहे हैं इसका मतलब इनको तो बड़े दुखों से गुजरना पड़ेगा। तो रा कहता है हाँ, दिस इज करेक्ट, इट इज गोइंग अंडर द हेडिंग ऑफ द अनमैनिफेस्टेड सेल्फ, दैट इज द सेल्फ which does not need other self in order to manifest or act। दे दिया जवाब रा ने। कहता है ये तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, कहता है ये ही है वो अनमैनिफेस्ट सेल्फ जो हम तुमको समझाने की कोशिश कर रहे थे, कि पहले मैं था नहीं, अब मैं हूं, आगे हो सकता है मैं ना रहूं। यार इसके लिए भी अपने आप को तैयार करके चलना दोस्त। There is a self which does not need other self in order to manifest or act। ये मान के चलना कि तुम नहीं थे, तुम हो, और शायद तुम ना हो। इसका मतलब दूसरों से प्यार प्रेम करते रहो, और हो सकता है ये दूसरे तुम्हारे साथ ना रहे, और ये चीजें हो सकता है मैनिफेस्ट हो जाएं, और हो सकता है मैनिफेस्ट ना हो। तो उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना, कर सको तो करना, वो ये नहीं कह रहा करना, वो कह रहा है कर सको तो करना। Do we have enough time left to ask the second part of the question, which is to list all major mechanisms designed to provide the catalyst that include action with other self? Do we have enough time for that? So you have much time for this. We may express this list in one of two ways. We could speak infinitely, or we would simply state that any interaction between self and other self has whatever potential for catalyst that there exists in the potential difference between self and other self. This moderated and undergirded by the constant fact of the creator as self and as other self. You may ask
to this question further if you wish specific information. ये इम्पोर्टेंट है मैम, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो कौन कह सा रहा है नहीं कि है? क्या हमारे पास, हाँ मैम, सारे ही क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है मैम, क्योंकि हार्वेस्ट से रिलेटेड बहुत- बात हो रही है अब। हाँ बिल्कुल, सारे ही ये बहुत प्रोबेबली important देखो नंबर भी इसका 33 ही निकला है देखो सेशन का, और सबसे हम्म। इम्पोर्टेंट सेशन है ये। हम्म। वो कह रहा है कि क्या हमारे पास वक्त है कि हम इन सारी लिस्ट को समझ सकें, ये सारे माध्यम जो अब लगेंगे, कह रहे इसमें हमें अपना और दूसरों, हमारा हमारा जो कर्म है वो दूसरों को लेके और अपने को लेके कैसा है होना चाहिए, क्या हमारे पास वक्त है इस बारे में और बात करने का। तो रा कहता है यू हैव मच टाइम फॉर दिस, फॉर वी मे एक्सप्रेस द लिस्ट इन वन ऑफ टू वेज, we could speak infinitely, or we could simply state that any interaction between self and other self has whatever potential for catalyst that there exists in the potential difference between self and other self. This moderated and ungirded by the constant fact of the creator as self and as other self. You may ask this question further if you wish specific information. तो वो कह रहा है, कह रहा है कि तुम्हारे पास अभी है वक्त, काफी वक्त है, जितना चाहो इस बारे में तुम हमसे पूछ सकते हो। हम तुम्हें इस लिस्ट को एक नहीं तो दूसरे तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अनंत तरीके हैं तुम्हें इसको बताने के। कह रहा है कि हमें तुम्हारे मतलब अपने और दूसरे को जिसको तुम अब अलग समझ के चलते हो ना, उसको भी ही अपना ही मान के चल रहा है वो। कह रहे तुम्हारे और उसके बीच की जितनी भी चीजें और उनके बीच के जो माध्यम है ना, उसको हम ऐसे मान के चलते हैं कि जैसे रचयिता का अपना और रचयिता का ही दूसरा पोर्शन, कह रहा हम उसकी तरीके से लेके चलते हैं। इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं तुम्हें जितने सवाल करने हैं और जैसे सवाल करने हैं तुम हमसे पूछ सकते हो। I don't think that anything I could ask at this time could be brief enough. मुझे नहीं लगता कि मैं जो भी पूछूंगा उसका जवाब कुछ छोटा होगा या सवाल छोटा होगा। पर हाँ, एक सवाल है कि वायलेट रे एक्टिविटी और ब्राइटनेस में क्या कोई फर्क होता है, और उन दो लोगों में between entities who are at the entrance level to fourth density positive and negative, और जो दो लोग जैसे एक फोर्थ लेवल नेगेटिव में जाने वाला है और एक फोर्थ लेवल पॉजिटिव में जाने वाला है, क्या इन दोनों में कोई फर्क होता है? मैम ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने कहा है कि क्या ये जो वॉयलेट रे एक्टिविटी यानी जो पिनियल ग्लैंड है हमारा, जो हमारी जैसे हम कुंडलिनी एक्सपीरियंस भी जिसको बोलते हैं, क्या कहते हैं ये कितना कितना चमकदार है और कितना ब्राइट है, क्या इसका फर्क पड़ता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टाइप की सोच के व्यक्ति के अंदर, कि जबकि इसको लेते हुए कि वो उसका पहला कदम हो सकता है चौथी घनत्वता की तरफ जा रहा हो, तो क्या इस पिनियल ग्लैंड का कोई फर्क पड़ेगा इससे। तो रा कहता है दिस इज करेक्ट, द वॉयलेट रे ऑफ द पॉजिटिव फोर्थ डेंसिटी विल बी टिंज्ड विद द ग्रीन ब्लू इंडिगो ट्रायड ऑफ एनर्जी। This tinge may be seen as a portion of rainbow or prism, as you know it, the rays being quite distinct. The violet ray of fourth density negative has in its aura, shall we say, the tinge of red, orange, yellow. These three rays being muddied rather than distinct. मैम क्या जवाब दिया इसने। कह रहे कि हाँ Fantastic. इसका फर्क पड़ता है। कह रहा है चौथी घनत्वता के जो पॉजिटिव वाली दहलीज पे जो कदम रख चुका होता है ना, कह रहा है उसका जो वॉयलेट रे होगा ना, उसके अंदर तीनों मतलब उसकी जो कुंडली नहीं होगी ना, उसमें तीनों रंग होंगे, हरा भी होगा, नीला भी होगा और पर्पल यानी इंडिगो। कह रहे हैं इन तीनों को मिला के एक रंग बनेगा। इंडिगो कह इज रहे हैं ये जो डार्क ब्लू। टिन जो डार्क ब्लू, हाँ मतलब वही। कहते हैं कि इन तीनों का मिला के एक रंग बनेगा उसका। कह रहे इसका जो रंग है ना, अगर तुम रेनबो को देखोगे ना, उसको प्रिज्म में से अगर तुम प्रिज्म के अंदर से भी देखोगे, इन तीनों रंगों को मिलाओगे ना, तो तुम्हें जो रंग मिलेगा ना वो बड़ा डिस्टिंक्ट कलर का रंग होगा। अब आप लोग घर पे बैठ के एक बार देख लेना, अगर मैं इन तीनों रंगों को मिलाऊं, हरे को, नीले को और इंडिगो को, तो क्या रंग निकल के आएगा। ये आप अगर गूगल पे भी करके ट्राई करके देखोगे शायद आपको मिल जाए। तो उसका वो कह रहे कहने हैं का कि एक मिनट, उसका कहने का मतलब है कि जो फोर्थ रे वाले हैं, अगर आप ये स्क्रीन पे देख रहे हो तो उनका ये जो वायलेट रे है, वायलेट रे में ग्रीन, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू कलर की झलक दिखेगी, और जो नेगेटिव साइड के जो फोर्थ डेंसिटी में जा रहे हैं उनके इस वायलेट में रेड, येलो, ऑरेंज की झलक दिखेगी। तो ये हो गया नीचे का
हिस्सा, जो नीचे के 3 चक्र, और ये हो गए ऊपर के 3 चक्र। ये ऐसा है, ये कह रहा है। मैम इसका पूरा मतलब समझो आप। हाँ, समझ गई। पॉजिटिव वाले का ऊपर के रंगों का हिसाब किताब है, नेगेटिव वाले जिसकी सोच होगी ना वो फंस गया। इसका मतलब ऑरेंज येलो और उसमें मतलब लाल ऑरेंज और येलो, येलो। इन तीनों में फंसा हुआ है। उसकी सोच उस तरीके की होगी, हम्म। और जो ऊपर वाला है उसकी सोच उस तरीके की होगी। यहाँ पे सोच की बात हो रही है मैम। उससे ये भी कह रहा है कि जो नीचे वाले जो रंग है ऑरेंज, रेड, येलो, इनके रंग जैसे ऊपर ग्रीन, ब्लू, इंडिगो है, तो वो बहुत साफ और प्यारे नजर आएंगे, जबकि नीचे वाले जो नेगेटिव फोर्थ डेंसिटी में जा रहा है उसके रेड, ऑरेंज, येलो मिट्टी की तरह बन जाएंगे। वो साफ सुथरे कलर, प्यारे प्यारे कलर नहीं लगेंगे, रादर वो मडीड मटमैले रादर लगेंगे, देन ट्विस्टेड। मटमैले। हाँ, मतलब वो घुल मिल जाएंगे। मटमैले जैसे जैसे होते एक हैं। मिनट मैं दिखाती हूँ, जैसे ये है ना, जैसे ये है, यहाँ पे ये पूरे तीनों मिल चुके हैं तो वो मिट्टी का रंग हो रहा है। मैं दिखाती हूँ, ये मिट्टी का रंग सा हो रहा है। जबकि जब ये वाले कलर मिलते हैं, ये ग्रीन, ब्लू, तो वो एक एक कलर साफ सुथरा प्यारा प्यारा लगता है। दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ मैम। करूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके, तो वो कह रहा है, पूछ रहा है डॉन, just as a slight appendage to that question, what would the rays of fifth and sixth density look like? तो वो कह रहा है कि फोर्थ डेंसिटी पे तो आपने समझा दिया, लेकिन यही दो एंटिटीज जब पांचवी घनिष्ठता में जाएंगे या छठी में जाएंगे तो वहां पे वो रंग कैसे लगेंगे? तो क्या कह रहा है? अच्छा मैम, आप लोगों को एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता दें। ये ज़रूरी नहीं है आप यहाँ से निकल के फोर्थ डेंसिटी में जाओगे। अगर आपके कर्म और आपकी ये सारी चीज़ें जो अभी तक उसने बताई उसके हिसाब से अगर आपने ध्यान रख के की, तो ये भी हो सकता है आप सीधा पांचवी और छठी में पहुंच जाओ। ये डिपेंड करता है। देखो छठी में, पांचवी में पहुंचने का तो बड़ा सिंपल है कि यार उस तरीके की विजडम, उस तरीके का ज्ञान आपके अंदर आ जाना चाहिए। और आप लोगों को सच बताएं दोस्तों, अपने दिल से एक बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये एक का ज्ञान ना आपको उस पांचवें लेवल का ज्ञान है ये, बल्कि छठे लेवल का ज्ञान है। इसको संभालिए ना दोस्त अंदर, और इसके हिसाब से काम करने लग गए ना, हो सकता है आप चौथी घनत्वता ही बाईपास कर जाओ और सीधा पांचवी या छठी पे जाके गिरो। तो हमारी तो दोस्त कोशिश ये, अब देखते हैं आगे क्या है, उसका जवाब देखते हैं। तो रा कहता है कि वी में स्पीक ओनली अप्रोक्सीमेटली, हाउएवर वी होप यू अंडरस्टैंड, शैल वी से दैट देयर इज अ डिस्टिंक्टिव difference in the color structure of each density. Fifth is perhaps best described as extremely white in vibration. कह रहा है कि देखो हम तुम्हें अनुमान के हिसाब से बता सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, कि भाई उसने पूछा था कि ये पांचवी और छठी घनत्वता में फिर ये रंग कैसे दिखेंगे। आपने इसका तो बता दिया कि भाई चौथी घनत्वता में इस तरीके का टिंज आ जाएगा, और मतलब नेगेटिव के लिए पॉजिटिव के लिए। कह रहे तो पांचवी और छठी घनत्वता में किस तरीके का होगा। तो कहता है हम तुम्हें अनुमान लगा के अभी ये बताते हैं कि किस तरीके का होगा। कह रहे जिनकी पांचवी घनत्वता का होगा ना, कह रहा है उनके लिए, उनके अंदर ही एक्सट्रीमली वाइट, प्योर चिट्टा सफेद हो जाएगा उनके अंदर एकदम। कह रहा है जिनका सिक्स्थ डेंसिटी का है, कह रहा द सिक्स्थ डेंसिटी ऑफ अ वाइटनेस विच कंटेन्स अ गोल्डन क्वालिटी एज यू वुड परसीव इट, these colors having to do with the blending into wisdom of the compassion learned in fourth density, then in sixth the blending of wisdom back into an unified understanding of compassion viewed with wisdom. The golden color is not of your spectrum, but is what you would call alive. तो मैम यहाँ पर बड़ा प्यारा जवाब दिया इसने। कह रहा है देखो पांचवी का तो एकदम चिट्टा सफेद हो जाएगा एकदम, जैसे कुछ लोग आजकल मेडिटेशन में प्योर वाइट देख रहे हैं ना, उनको फिफ्थ डेंसिटी के भी एक्सपीरियंस हो रहे हैं इस वक्त। वो मान लेना आपको फिफ्थ डेंसिटी के भी एक्सपीरियंस हो रहे हैं। कह रहे जिनको छठी घनत्वता के एक्सपीरियंस होंगे ना, कह रहे कि उनके अंदर ये जो व्हाइट कलर है ना, गोल्डन कलर का हो जाएगा, उनको गोल्डन कलर का दिखने लग जाएगा अपने अंदर, हो सकता है। कह रहे ये इसलिए होता है क्योंकि एक तो प्रेम की हो गई अंडरस्टैंडिंग कि भाई प्रेम कितना जरूरी है, दूसरों के लिए सहानुभूति कितनी जरूरी है। कह रहे कि ये चौथी घनत्वता की अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर आ जाएगी। कह रहे दूसरा, इसके अंदर जैसे ही पांचवी का ज्ञान घुसेगा, मतलब रोशनी घुसेगी, कह रहे उसकी वजह से गोल्डन कलर बन जाता है।
और कह रहे हैं कि जो गोल्डन कलर है ना ये तुम्हारे स्पेक्ट्रम का नहीं है, तुम्हारे पास तो 7 ही कलर हैं। कह रहे छठी घनत्वता में पहुंच के गोल्डन हो जाता है। और आपको एक चीज बता दें कि ये जो गोल्डन कलर होता है ना ये जिंदा कलर होता है, जिंदा। इसमें सब कुछ जिंदा होता है, इंसान भी, व्यक्ति भी, पेड़ भी, पौधा भी, सब कुछ जिंदा तो वैसे भी होती सारी चीजें। कह रहे लेकिन ये रंग बड़ा जिंदा होता है। तभी मैम रा कह रहा था कि अगर हम तुम्हारे सामने आ जाते तो तुम हमें गोल्डन कलर के देखते, क्योंकि रात छठी घनत्वता का है। हीलिंग के लिए भी गोल्डन कलर ही यूज किया जाता है, हाँ पर्पल के मैम। साथ गोल्ड। एनीवे, हाँ देन आई विल आस्क इफ देयर इज एनीथिंग वी कैन डू। तो वो मैम, अब कहता तो है कि सेशन कार ओवर है। सेशन खत्म हो गया। हाँ, हाँ, आई होप मैम ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट था, कमाल की बात है। 33 सेशन है, ऑलमोस्ट 33 लोग ही हैं भाई। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था 33 लोगों ने सेशन अटेंड किया है यहाँ पे। अभी यूट्यूब पे और कितने अटेंड करेंगे। तो अच्छी खासी सिंक्रोनिसिटी चल रही है, वेरी गुड, वी आर ऑन द करेक्ट पाथ। और मैं ओके। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का इसको लेने के लिए, इस ज्ञान को लेने के लिए। वीरल का एक क्वेश्चन है। यस वीरल। हाँ हाँ, बहुत अच्छा सेशन था मैम। और बहुत प्यारा। बहुत ही प्यारा। मैं वो जो अभी आपने बीच में पूछा था ना मैम, उसको रिलेटेड पूछ रही थी क्या? कि जो फोर्थ जो सॉल्यूशन बताया, द सेल्फ रिलेशनशिप विद दोस एट्रीब्यूट्स व्हिच यू मे कॉल वॉर और रूमर्स ऑफ वॉर, 33.15 वाला। हाँ, तो इसमें सवाल क्या है? मतलब मैं ये पूछे कि इसका मतलब क्या ये है कि हर कोई अपनी अपनी पोलैरिटी बढ़ा रहे हैं, एक्चुअल में हमें उस चीज पर फोकस करना चाहिए, नहीं कि जो कुछ भी ग्राउंडिंग पे चल रहा है। इज इट सो? देखो मैम, देखो, रा को इसका मतलब ये पता था कि युद्ध और युद्ध की बातें होंगी, इतना तो है, उसने इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली बता दी थी। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि जब ये युद्ध और युद्ध की बातें होनी शुरू हो ना, तो तुम्हारा झुकाव किस डायरेक्शन में हो जाना चाहिए ये तुम डिसाइड करोगे। अगर तुम्हें युद्ध अच्छा लग रहा है, अब मैम सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये, बच्चे ये आजकल ना पबजी वबजी खेल खेल के इनके दिमाग ऐसे हो गए ना, युद्ध, इन्हें लड़ाई मारदाड़ में बड़ा मजा आता है। तो कुछ लोगों को और ज्यादा मजा आने लग जाता है जब युद्ध और युद्ध की बातें टीवी पे चल रही होती है ना, ऐसे देखने लग जाते हैं जैसे बड़ा महाभारत चल रही है यहाँ पे, बड़ी रामायण चल रही है यहाँ पे। समझ रहे हो मैम आप? और जबकि यहाँ पे लोगों की जिंदगियों की बात हो रही है, तुम्हारे लाइफ प्लेनेट के ऊपर, और इसका इम्पैक्ट तुम्हारे प्लेनेट के ऊपर किस लेवल पे जाके पड़ेगा ना, इसका अंदाजा नहीं है अभी तुम्हें। और प्लेनेट इम्पैक्ट हुआ तो वो करेगा अर्थक्वेक, वो लाएगा सारी चीजें। इम्पैक्ट बेटा घूम के तो अल्टीमेट तुम्हारे पे ही आना है। तो अपनी सोच बड़े हिसाब से रख लेना तुम लोग, उसने सारी चीजें खोल खोल के रखी हैं आप लोगों के सामने। और एक चीज उसने ये भी कही है कि इस वक्त पर तुमको अपने लिए, जिन लोगों को तुम प्यार करते हो, अपना मतलब तुम और तुम्हारे अदर सेल्फ, यानी तुम, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे वेल विशर जिनकी तुम वेल विश चाहते हो, उनके लिए तुम्हें सोचना पड़ेगा कि भाई हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए अगर ऐसा हो गया तो। अब वो एग्जैक्ट ये नहीं कहेगा आपके लिए रहा कि भाई हम आ रहे हैं तुम्हारे लिए, आओ जी बैठो हमारे क्राफ्ट के अंदर, आओ हम तुम्हें इससे निकाल के, अरे तुम भी तो कुछ करोगे कि नहीं करोगे, या बैठ के यहाँ वेट करोगे हमारा? प्लेनेट तुम्हारा, तुम इस प्लेनेट पे आए हुए हो, अनुभव तुम ले रहे हो, हम तुम्हारी केवल मदद कर सकते हैं, वो भी तब जब तुम मांगोगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्त कि तुम कोई एक्शन नहीं लोगे, क्योंकि एक्शन तुम्हारा होगा। भाई तो मैम हमने वॉइसेस ऑफ द कन्फेडरेशन में ये पढ़ा है कि कन्फेडरेशन ने ये कहा है कि दोस्त अगर तुम लोग अपने थॉट का इस्तेमाल करके अपने थॉट से हमें कोई चीजें बताओगे, कह रहे तुम एक कदम लोगे, कह रहे हम 10 रखेंगे आगे। ये बोला था मैम कन्फेडरेशन ने कि तुम्हारा एक कदम हम 10 उठाएंगे तुम्हारे लिए। क्योंकि मैम उसने बताया था ना कि वीरल, उसने ये बताया था कि, एक मिनट म्यूट करना जरा, क्योंकि मैम उसने ये बताया था इस युद्ध में अगर इस तरीके का हो गया तो चौथी घनत्वता की पूरी सिविलाइजेशन उठ के आती है पूरे ब्रह्मांड से। रचयिता कहता है जाओ मेरे बच्चों को तुम्हारी जरूरत है। और बच्चे मांग नहीं रहे हैं, बच्चे अभी भी खोए पड़े हैं अपनी जिंदगी में, वो मांग ही नहीं रहे कि यार हम दिक्कत में फंसे। उन्हें पहली बात तो उन्हें यही नहीं पता कि हम दिक्कत में फंसे हुए हैं, उन्हें मजा आ रहा है इस चीज का। मेल्डेक उसने कहा था कि मेल्डेक फटा इसलिए क्योंकि वहां के लोग बड़े ऑनेस्ट थे अपनी थिंकिंग में, उन्हें विभाजन बहुत अच्छा लग रहा था, उनके हिसाब से जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी
बिल्कुल करेक्ट थी, उन्हें विभाजन में मजा आ रहा था और उसका नतीजा ये हुआ प्लैनेट ही फट गया पूरा। तो यहाँ पे वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जब तक कन्फेडरेशन भी यही कहती है, जब तक तुम मदद नहीं मांगोगे मदद नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुमने मांग ली तो दोस्त तुम एक कदम रखोगे आगे अपने थॉट के अंदर, कह रहे हम 10 रख देंगे तुम्हारे लिए, हम पूरे ब्रह्मांड से उठ के आ जाएंगे तुम्हारे लिए, तुम मांगो तो सही, उस रचयिता से तो मांगो, हम तो वो जो आदेश करेगा हम तो उसके हिसाब से काम करते हैं, तुम उससे मांगोगे समझ लो तुमने हमसे मांग लिया। कहता है हमारा पिता है वो हमें आगे कर देता है कि जाओ अपने भाइयों को बचाओ, अब जाओ, और हम जब उठ के आते हैं तो तुम देख लेना हम क्या करेंगे फिर। हम वीरल का उस लेवल से सवाल आते क्या हैं कि हम तुम्हारे लिए वीरल मरने के लिए तैयार हैं। वीरल का सवाल क्या था? जी। हाँ मैम वीरल क्या वही था। हाँ मैं यही था कि एक्चुअल में ये जो है उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या बनती है जो भी ग्राउंड लेवल बता। पे? हाँ, यस तो वो तो तो ये अच्छा, तो वो मैम तो देखो इस बता दिया। सेशन को ना विरल जी आप दोबारा सुनना, इस जब सेशन को आप अपने दिल के अंदर बैठा लोगे ना आपको अपने आप पता चला जाएगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हाँ अपने वही आप पता बता रहे हैं चलेगा आप। मैम आपको। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए आप मेडिटेशन में बैठोगे, अपॉर्चुनिटी मांगोगे ना कि मैं इसके प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ या समझती हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटीज चाहिए दूसरों की मदद के लिए, तो आपका हायर सेल्फ ना लगाता चला जाएगा सारे कैटलिस्ट कि तुझे अच्छा। रचयिता को भी ये समझ में आ जाता है कि ये मेरे बच्चे खड़े हुए हैं दूसरों की सेवा के लिए, ये मेरे बच्चे हैं जो अपने भाई बहन की सेवा के लिए खड़े हुए हैं। रचयिता कहता है ये लो अपॉर्चुनिटी, तुम्हें कितनी चाहिए, ये लो और चाहिए अपॉर्चुनिटी, ये लो, वो देता ही चला जाता है फिर, अरे क्योंकि एक मिनट क्रिएटर को ये पता रहता है कि उन अपॉर्चुनिटीज से आप आगे बढ़ के नेक्स्ट डेंसिटी में जाओगे। ये इस तरीके से होता है, लेकिन मांगनी पड़ती है अपॉर्चुनिटीज भी। वो क्या बोल रही है, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो? वो वीरल जो पा ने समझाया और जो रा ने वहां पे 4 चीजों की बात की थी, उसका सार ये है कि आपका ये काम है कि पहली बात तो आप कंपैशन, काइंडनेस और लव से ऑपरेट करो, अपने आप को पॉजिटिव साइड में डालो, पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव सुनो, पॉजिटिव समझो, और हेल्प किसी को भी करने की जरूरत हो, खास करके स्टार्टिंग विथ योर फैमिली, तो उसके लिए हर वक्त तैयार खड़े रहो। ग्राउंड लेवल पे दिस इज व्हाट यू एज अ पर्सन नीड टू डू कि हाँ, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है, भगवान अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी भेजता है, अगर आप ऐसा करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको भेजेगा, वो मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आ जाती है। पर अगर आप मांगना चाहो तो शौक से मांग सकते हो। अच्छा सुमन, आपका क्या सवाल है? या गुड आफ्टरनून। आप दोनों बहुत अच्छा सेशन कर रहे हो एंड मैं पिछले 5-7 साल से बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ रही थी जितना मैं कर सकती थी, बट आई रियली वेरी कंफ्यूज, और लॉ ऑफ वन ने मुझे बहुत सारे मेरे क्वेश्चंस का आंसर दिया है, सो थैंक यू बोथ ऑफ यू। और मेरा क्वेश्चन ये है, हम चक्रा के साथ इन चीज़ों को, डेंसिटी को करते हैं, तो ये कुछ ऐसा है क्या, अगर कोई हार्ट चक्रा में है तो उसे 4 डेंसिटी का माना जाएगा, थ्रोट पे है तो 5 डेंसिटी, और थर्ड आई दैट इज अजना चक्रा तो वो 6 डेंसिटी का, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है और अलग है? नहीं, पा बताइए। देखो मैम आपको याद होगा पिछले सेशन में रा ने कहा था कि आप ये म्यूटेड जितने हो। भी, हेलो हाँ, आ रही है आवाज, अब आई है। हाँ भाई आवाज। जी बोलिए। देखो मैम रा ने एक चीज बोली थी कि आपके जितने चक्र होते हैं ना वो सारे के सारे ओपन होते हैं, वो हर कोई कोई कम लाइट में डिम लाइट में चमक रहा होता है, कोई ज्यादा में चमक रहा होता है। कह रहे कि जिसमें चमक ज्यादा आ जाएगी ना आप उस डेंसिटी में निकल जाओगे, और आपको उसमें सारा कुछ, देखो मैम अभी तक इसलिए हम कहते हैं कि हमारे सेशंस को एक बार पढ़ के अगर आप आगे निकलने की कोशिश करोगे ना आप नहीं निकल पाओगे, एक एक सेशन को बहुत बहुत बार देखना पड़ता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि मैम जो चमक जो होती है ना वो इससे आती है कि आप इससे सीख के, इस ज्ञान को सीख के कैसे इंप्लीमेंट करते हो ना अपनी लाइफ में, मैम उससे उस चक्र के अंदर चमक बढ़ती चली जाती है, और जहां चमक ज्यादा हो जाएगी आप उस डेंसिटी में निकल जाओगे। हाँ, वो ये तो पूछ रही डेंसिटी है, एक मिनट, की वो चक्रा का डेंसिटी से डायरेक्ट कुछ रिलेशन है या फिर एक मिनट हाँ सुमन, पा शायद आपका सवाल नहीं समझे।
पा वो ये पूछ रही है कि अगर आपका हार्ट चक्रा एक्टिव है तो क्या इस वक्त आप फोर्थ डेंसिटी में हो? नहीं, आप यहाँ पे तो आप थर्ड डेंसिटी में ही हो, लेकिन हार्वेस्ट के बाद, अगर हार्वेस्ट के वक्त अगर आपका फोर्थ चक्रा थर्ड मतलब जो हार्ट चक्रा है वो बहुत एक्टिव है और रहा है काफी टाइम से, आपने लोगों की हेल्प की है और आपने काइंडनेस, कंपैशन, लव के थ्रू ही अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा, तब आप इस जन्म के बाद फोर डेंसिटी में निकलोगे। और फोर के वो ही पा ये समझा रहे थे कि अगर आप मेडिटेशन करते हो वगैरह, अपना आपकी दिनचर्या या आपके कर्म उस तरह के हैं, तो जरूरी नहीं है कि इस थर्ड डेंसिटी की जिंदगी खत्म होने के बाद आप फोर्थ में ही निकलोगे, आप फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ में भी जा सकते हो। ये तो डिपेंड करता है कि आपने इस जिंदगी में कैसे कर्म किए हैं और आपके कौन से चक्र एक्टिवेटेड हैं। अगर आपके पहली बात तो हार्ट चक्र तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। अगर एक बार आपकी कुंडलिनी रेड, ऑरेंज, येलो को पार कर गई और फिर आपके हार्ट चक्र तक पहुंच गई, तो हार्ट से जब आप थ्रोट चक्र और अजना चक्र पे पहुंचते हो, तब आप सिक्स डेंसिटी, फिफ्थ सिक्स डेंसिटी में जा सकते हो, मतलब इस जिंदगी के बाद। am I right, Pa? Have I said the right thing? मैम पा? इसमें बस एक छोटी सी करेक्शन है, एक छोटी सी। जी जी जरूर। जिंदगी के बाद नहीं, ये भी हो सकता है इसी जिंदगी में एकदम से जुक करके क्राफ्ट है आपको उठा के ले जाए और आपके पास इतना भी टाइम ना हो कि भाई मैं सवाल पूछूं, भैया कौन सी गणतंत्रता से आए हो, क्या है सीन। क्राफ्ट एकदम से अच्छा आया और पुक करके आपको अंदर लिया और सीधा ऊपर, अच्छा। क्योंकि ये भी ओके। पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी का गेम है। अच्छा, मैं ये तो अब सेशन इसका खत्म। मतलब है वन थोड़ा सा और क्लियर मुझे करना है। इसका मतलब है अगर कोई 6 या 7 चक्रा को एक्टिव कर लेता है तो वो अर्थ छोड़ देगा, मतलब उसको सेवेंथ को मतलब एक्टिव नहीं किया मैम जाता, देखो क्योंकि जब देखो आपका यस यस आई नो। सेवन हाँ चक्र एक्टिव हो देख- गया तो आप निकल जाओगे ऊपर, वो सिक्स तक ही होता है। हाँ जी पा, बोलिए। हाँ देखो मैम, आपका जो सवाल था बड़ा प्यारा था कि मतलब अर्थ से निकल जाएंगे। मैम अर्थ को भी ना अभी देखना, जब आप हम लोगों ने इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की ना, तो हमें ये पता चला कि ये जब शिफ्ट होता है ना, पोलर शिफ्ट, उसके बाद अर्थ को खुद को प्रिपेयर करने में ना करीब 100 से 200 साल लगते हैं, क्योंकि सारी चीजें इधर की उधर हो जाती हैं और उसके बाद फिर अर्थ अपने आप को बना रही होती है, उस नेक्स्ट डेंसिटी के लिए प्रिपेयर कर रही होती है। तभी हम आप लोगों को कह रहे थे जरा वो मूवी देख के देखना आप, द नोइंग करके जो मूवी है ना, जो मैंने आज